मुझे लोगों ने ऐसा टैग कर दिया, आपने गांधी की विरोधी पुस्तक लिखी। मैंने गांधी की विरोधी पुस्तक भी लिखी है, जो जैसा था वैसा मैंने बताने की कोशिश की है। भारत का संविधान बनाने वाला व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के चुनावी धांधली के पहले शिकार व्यक्ति हैं। कहते हैं अम्बेडकर साफ साफ नेहरू को संबोधित करते अपने इस्तीफे में कि भारत के दलितों को भारत के मुसलमानों से कहीं ज्यादा सुरक्षा की अभी आवश्यकता है, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ है ही नहीं। कितने वामपंथी हैं, कांग्रेसी हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर सो कॉल्ड जो है, तो ये जो लिबरू गैंग है ये आपको अक्सर कहता होगा, बोले 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में संघ क्या कर रहा था, सावरकर क्या कर रहे थे। 4-5 आरोप है, ये घिसा पिसा के 70 साल से यही रो रहे हैं लोग। लेकिन कभी इनकी हिम्मत नहीं होती है पूछने की कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में डॉक्टर अम्बेडकर क्या कर रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कि उनकी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने विदेशी धर्म को नहीं अपनाया। उनको तो बहुत ऑफर थे, हैदराबाद के नवाब की तरफ से ब्लैंक चेक था उनको कि आप इस्लाम ग्रहण कर लो। ईसाई बनने के लिए पूरी ताकत उनके पीछे लगी रही। बहुत से लोगों ने उनको अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत के मुसलमानों को ये मालूम था कि अगर भारत का बंटवारा होता और पाकिस्तान नाम का कोई देश बनता है तो उसकी सीमा हमसे मिलेगी नहीं। हम नीचे पड़े हुए दक्षिण भारत में, पाकिस्तान बनेगा उत्तर भारत में। हम कभी उधर जाएंगे तो हमारी सांस्कृतिक खान पान सब शैली अलग है। और उसके बाद भी उस पाकिस्तान के समर्थन वोट दे दिया। ब्रिटेन में जो अप्रवासी रह रहे हैं या यूरोप में अप्रवासी रह रहे हैं, जो सीरिया से गए या अलग अलग जगहों से, अफ्रीकी कंट्री से गए या यमन से गए, जो भी अप्रवासी रह रहे हैं, भाई किसी अप्रवासी को अरब देशों ने जगह दी? इसलिए अम्बेडकर जो एक बात लिखते हैं उसको, हिंदू धर्म में भी बुराइयां हैं, लेकिन हिंदू धर्म अपने धर्म की बुराइयों को समझते हैं और स्वयं से उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुसलमान तो ये मानते ही नहीं है कि उनके मजहब में कोई बुराई है। और आगे लिखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, इसलिए मुसलमान समाज सुधार के विरोधी होते हैं। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते और जय श्री राम। आप सबका स्वागत है टीजेडी पॉडकास्ट के आज के इस संस्करण में। और आज हमारे साथ है आप सबके जाने वाले जर्नलिस्ट जिन्होंने काफ़ी बड़े मीडिया हाउसेस में काम किया है और पिछले साल ही हे राम उनकी बुक जो है वो बेस्ट सेलर रही है। प्रखर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है कि हर जो अपोजिशन एमपी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके आ रहा है, वहाँ पे ओथ ले रहा है। पर जो अनुराग ठाकुर का भी बीच में एक स्टेटमेंट था कि आपको पता भी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। और एक जो काफ़ी लोगों को पता नहीं कि अंबेडकर की काफ़ी उपेक्षा की थी कांग्रेस पार्टी ने। तो अगर आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल पाए कि कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर को कैसे ट्रीट किया था और आज वो जो इतना ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, दिक्कत ये होती है ना कि ये सब जो संविधान की कॉपियां लहरा रहे हैं, तो इनकी ये सिर्फ राजनीति है। और ये बहुत इनको लगता है कि भारत के लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, बहुत पुरानी बातें उनको याद नहीं रहती, इसलिए भूल जाते होंगे। लेकिन जब बार बार जिस डॉक्टर अम्बेडकर का हवाला देते हैं और जय भीम के नारे लगाए जाते हैं, दलित मुस्लिम एकता की बात की जाती है, और जिस तरह से अम्बेडकर के संविधान की दुहाई दे रहे हैं ये लोग, फांसी बात और इस तरह की बातें करते हैं मोदी सरकार पर, तो मोदी जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। तो जब मोदी जी राहुल गांधी के भाषण के बाद जब मोदी जी जवाब देने के लिए जब धन्यवाद प्रस्ताव पर जब बोल रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही, हालांकि डिटेल में नहीं कही, लेकिन उन्होंने इशारा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इस्तीफा दिया था, डॉक्टर अम्बेडकर के इस्तीफे का जिक्र करते हैं वो, और वो पूरी बात बताते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा था। लेकिन अगर हम उसके डिटेल में जाएं, क्योंकि पीएम की जो 2 घंटे की स्पीच थी, आई थिंक 2 घंटा 12-13 मिनट उन्होंने बोला, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक थे। उनको अपने विकास के कार्य भी 10 साल के गिनाने, तो बहुत सारी चीज़ें कर दी थी उसकी, वो डिटेल में नहीं गए। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएँ उसकी, तो बड़ी दिलचस्प वो कहानी है। और उसको जानने के बाद अम्बेडकर के जब हम डॉक्टर अम्बेडकर के जब हम इस्तीफे के डिटेल में जाते हैं, तो हमको ये भी मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा फ्रॉड वामपंथी इतिहासकार, वो जो उल्टे हाथ से इतिहास लिखने वाले लोग होते हैं ना, ये किस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाते आए पीढ़ी दर पीढ़ी। ये डॉक्टर अम्बेडकर के इस्तीफे की जब सच हम जानते हैं तो हमें मालूम पड़ता है। देखिए, हम सबको क्या बचपन से पढ़ाया गया? हमको बचपन से पढ़ाया गया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल जब वो पास नहीं हो पाया, और जिसका हिंदू संगठन विरोध कर रहे थे हिंदू कोड बिल का, उसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये झूठ नहीं है, ये बात सच है कि उनके इस्तीफे की जो वजह थी उस पर हिंदू कोड बिल भी एक इस्तीफे की वजह थी। लेकिन हिंदू कोड बिल अकेले उनके इस्तीफे की वजह थी, ये बहुत बड़ा झूठ है।
उनकी इस्तीफा जो है वो मतलब आप निकाल के देख लीजिए, जब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापा है और कांग्रेस सरकार के समय में छपा हुआ है वो, तो वो अपने लिए कई जिम्मेदारियां चाहते थे। उनको लगता था कि उनका जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो विभिन्न विभिन्न विषयों पर वो एक एक्सपर्टीज उनके पास थी, तो वो उसका इस्तेमाल चाहते थे कि नेहरू उसका इस्तेमाल करें अपनी सरकार में। लेकिन नेहरू ने हर समय उनको निगलेक्ट करके रखा। वो ये चाहते थे कि जो विदेश मंत्रालय की जो कमेटी होती है, मंत्रियों के समूह जो होता है, उसमें उनको रखा जाए, क्योंकि उनको लगता था कि विदेश नीति में उनकी एक अलग सोच है, लेकिन नेहरू ने हमेशा उससे दूर रखा। तो ये सब वो शिकायतें अपने इस्तीफे के अंदर करते हुए चलते हैं। वो एक के बाद एक पॉइंट अपने बताते जाते हैं कि कहाँ मुझे आपसे क्या क्या दिक्कत है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो कहते हैं अपने इस्तीफे के अंदर, जो छुपा ली गई हमसे, वो कहते हैं कि आपका मतलब नेहरू का ध्यान, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नेहरू, आपका पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ मुसलमानों के तुष्टीकरण में लगा रहता है। आपको सिर्फ मुसलमानों की चिंता होती है, आपको सिर्फ मुसलमानों की सुरक्षा की चिंता है, और आपको इस बात की कतई चिंता नहीं है कि देश के दलितों को, आदिवासियों को, या जो अन्य अल्पसंख्यक हैं उनको भी सुरक्षा की जरूरत है। उनकी सुरक्षा को लेकर भी आपको चिंता करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आपको कोई चिंता नहीं है दलितों की। आपकी सारी चिंता जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए। और भारत को कहते हैं अम्बेडकर साहब नेहरू को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे में कि भारत के दलितों को भारत के मुसलमानों से कहीं ज्यादा सुरक्षा की अभी आवश्यकता है, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ है ही नहीं। तो जो अम्बेडकर के इस्तीफे की वजह है, उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण, जो नेहरू की नीति थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, वो एक बहुत बड़ी वजह थी। और वो अम्बेडकर अपना इस्तीफा देने के बाद ही नहीं रुकते, क्योंकि 1951 में उन्होंने इस्तीफा दिया और 1951 में ही चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, और 1951-52 के जो भारत के पहले आम चुनाव थे, वो चुनाव शुरू हो गए। तो उस चुनाव के अंदर जो चुनाव प्रचार के लिए निकले अम्बेडकर, तो जहां भी वो अपना चुनावी भाषण देते थे, वहां मुस्लिम तुष्टीकरण नेहरू का जो था उसकी आलोचना करते थे। आज अगर हम नेहरू के मुस्लिम तुष्टीकरण पे बोल देते हैं तो हम पे फांसीवादी होने के आरोप, और आप गैर लोकतांत्रिक हैं, और आप तो इस तरह की विचारधारा के आरोप लगते हैं। लेकिन 1951-52 में नेहरू की मानसिकता को डॉक्टर अम्बेडकर पहचान गए थे। तो जालंधर में उन्होंने एक भाषण दिया, चुनावी भाषण, उसमें उन्होंने बड़ा कटाक्ष करा नेहरू पर, और मैंने बाद में उस पर रिसर्च भी किया कि जो अम्बेडकर ने जो नेहरू पर जो आरोप लगाया वो कितना सही है। और मैंने पाया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ कर आरोप लगाया था। तो आरोप क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पिछले 3-4 दशक से वो राजनीति के अंदर हैं, और उन्होंने हजारों सभाएं अभी तक की हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी दलितों की समस्या पर पंडित नेहरू ने कभी कुछ विस्तार से बोला हो। और यकीन मानिए, अगर जब मैं नेहरू के पूरे भाषण आप निकाल के देख लीजिए, जब से वो सार्वजनिक जीवन में आते हैं 20 के दशक से लेकर 51-52 तक, तो ऐसा नहीं कि दलितों के बारे में या उनके उत्थान के बारे में बोले नहीं है वो, लेकिन जितना उन्होंने मुस्लिमों के लिए बोला है, मुस्लिमों के उत्थान के लिए, मुसलमानों के भले के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो उनकी बातें उन सामने आती है, उसकी तुलना में दलितों के बारे में आपको डॉक्टर अम्बेडकर जो आरोप है वो सही साबित होता है कि दलितों के बारे में नेहरू को आपको कभी कोई महान विचार नहीं दिखाई देंगे। या तो वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अल्पसंख्यकों की बात करते रहे, कि दलित उत्थान को लेकर एक विजन जो होना चाहिए वो नेहरू के भाषण में कहीं भी नजर नहीं आता। तो ये आरोप जालंधर की रैली में 1951 में डॉक्टर अम्बेडकर ने लगाया, और इसी रैली के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ने नेहरू के लिए ये कहा कि जब भारत का बंटवारा हो गया और दलित समुदाय को पाकिस्तान में रोक लिया गया, तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड उसका बता देता हूं कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो हिंदुओं को तो खदेड़ा जा रहा था, लेकिन हिंदुओं में जो दलित समुदाय था, खासकर जो सफाई कर्मचारी थे कराची, लाहौर के, इनको जबरदस्ती रोक लिया गया, क्योंकि इनको ये डर था पाकिस्तान की सरकार को कि अगर सफाई कर्मचारी भी हमने भेज दिए यहाँ से, तो लाहौर और कराची में ये बहुत बड़ी समस्या जो है वो महामारी फैल सकती है, बीमारी फैल सकती है। तो लियाकत अली ने कहा कि भाई अगर इनको भेज दिया जाएगा सफाई कर्मचारियों को, तो लाहौर कराची साफ कौन करेगा। तो पाकिस्तान सरकार को ये डर था कि दलितों पर हमले ना हो जाए, तो दलितों को ना केवल जबरन रोका गया, बल्कि दलितों के एक बिल्ले भी दिए गए जो सफाई कर्मचारी थे, कि ये बिल्ले हैं, किसी को अगर मुस्लिम आक्रमणकारी उनको मारने के लिए आते तो बिल्ले देख के पहचान जाए कि हमारी मदद के लिए हमने इनको रोक के रखा हुआ है जबरदस्ती। तो ये दलितों के साथ पाकिस्तान और मुस्लिम मेंटेलिटी जो थी उस वक्त की थी, वो इस तरह का बिहेव कर रही थी, और डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ा चुभा। तो मुझे जालंधर के भाषण में जब वो डॉक्टर अम्बेडकर इस घटना का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जब दलितों को वहां रोक दिया गया
और मैंने बार बार पंडित नेहरू के सामने गुहार लगाई कि हमारा दलित समुदाय जो है, हमारे दलित भाई जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको भारत लाने के लिए आप कुछ कीजिए। तो नेहरू की कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, मतलब आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। और बोला फाइनली मुझे महार रेजिमेंट के कुछ लोग भेजने पड़े और मैंने उनको जैसे तैसे यहाँ पर वापस बुलाया। और डॉक्टर अंबेडकर ने एक पत्र भी लिखा था उस दौर में, जिसमें पत्र में वो दलितों को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि आज के दौर में कुछ दलितों के अंदर ये गलतफहमी हो गई है कि चूंकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में संघर्ष है और हमें हिंदू की उच्च जातियों ने कभी हमको परेशान किया है, तो मुसलमान हमारे मित्र हैं। ऐसी बेवकूफ सोच कुछ दलितों के अंदर आ गई है। ये डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि दलितों में कुछ ऐसी नासमझी आ गई है कि वो अपने आप को मुसलमानों को अपना दोस्त समझने लगे हैं, और इसी चक्कर में उनके अंदर गलतफहमी में दूर करना चाहता हूं। और इसलिए पहली फुर्सत में पाकिस्तान में जो दलित फंसे हुए हैं, उनको जो पहला साधन मिलता है वो लेकर वो वापस भारत आ जाएं। और हैदराबाद में, उस समय हैदराबाद की भारत में विलय नहीं हुआ था, तो हैदराबाद में भी जो दलित फंसे हुए हैं वो भी पहला साधन लेकर भारत की सीमा में दाखिल हो जाएं। ये गलतफहमी निकाल दें कि आप और मुसलमान दोस्त हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर लिख के गए हैं। तो ये सब जालंधर की सभा के अंदर बोला। तो नेहरू के बारे में साफ साफ बोलते थे मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला प्रधानमंत्री है, इसको दलितों की चिंता नहीं है। अब उसी नेहरू के पोते पर पोते जो हैं वो संविधान ले आते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का नाम जपते हैं, जय भीम जय नीम की बातें करते हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि संविधान से कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। तो इनको इनके किस्से मालूम होना चाहिए। अब जैसे पीएम मोदी ने अपने भाषण में जो जिक्र किया डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे वाली जो बात मैंने बताई, तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो इन्होंने बदसलूकी की है उनके अपने कार्यकाल में मंत्रिमंडल में रहने के दौरान, वो सामने आना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं वामपंथी इतिहासकार जो उल्टे हाथ से इतिहास लिखते हैं, वो सारा ठीकरा जो है वो हिंदुवादी संगठनों में फोड़ देते हैं, हिंदू कोड, वो हिंदू कोड बिल पर डाल देते हैं। अरे भैया, हिंदू कोड बिल इस्तीफे की वजह थी, लेकिन संपूर्ण वजह नहीं थी। इस्तीफे की वजह मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति भी थी, लेकिन उसको छुपा लेते हैं। मतलब कड़वा कड़वा थूथू, अच्छा अच्छा गप, ये वामपंथी इतिहासकारों का पुराना तौर तरीका रहा है। और एक विषय जो काफी चर्चा में रहता है वो है कि जो सत्ताधारी पक्ष है वो चुनाव को अपने तरीके से मोड़ लेता है, ईवीएम मशीन टैंपर होती है, ये होता है। हालांकि उसको अभी एविडेंसेस है कि ईवीएम मशीन को कोई टैंपर नहीं कर सकता। तो टीवी का रोना बंद कर दिया ना, जैसे 99 आया उसी में खुश हो गए। नहीं, बाद में उन्होंने बोला फिर से। हाँ, लेकिन उतना नहीं रो रहे। अगर सोचिए, अगर पूरी तरह से बीजेपी को बहुमत आ जाता तो ये आसमान सही पर उठा लेते। वो तो उन्होंने पूरी प्री प्लानिंग तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। 99 खुश हो गए हैं लोग, मतलब इनको लग गया कि हाँ बोलना ठीक ठाक है इनके लिए। पर अगर हम पेपर बैलेट का जमाना देखें तो इतिहास देखें तो बाबा साहब अंबेडकर के साथ पहली जो है वो इलेक्शन में टैंपर हुआ था। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि भारत के चुनावी इतिहास की जो पहली धांधली के शिकार हुए हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हुए हैं। भारत का संविधान बनाने वाला व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत के चुनावी धांधली के पहले शिकार व्यक्ति हैं, और ये उनकी आज दुहाई देते हैं। और उनको अपनी धांधली का शिकार बनाने वाले, धांधली करने वाले कौन लोग थे? धांधली करने वाले थे नेहरू की कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। तो 1952 में जब अंबेडकर जब पहला चुनाव लड़े, तो उस चुनाव के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। और श्रीपद अमृत डांगे एक कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हुआ करते थे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को देशद्रोही बताते हुए उनके खिलाफ पैम्फलेट बंटवाए उनके निर्वाचन क्षेत्र में। और एक दूध वाला था, उसको अंबेडकर के खिलाफ चुनाव में उतार दिया गया। और नेहरू वहां पर बार बार, मेरे जहाँ तक मुझे ख्याल है जो मैंने पढ़ा, उसमें 2 बार वहां पर उनके खिलाफ चुनाव प्रचार कर दिए गए। और पूरी सरकारी ताकत जो है वो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ झोंक दी। मैं एग्जैक्ट अभी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन कुछ 14,000 वोटों से डॉक्टर अंबेडकर हारे और 78,000 वोट, जहां तक मेरी जानकारी सही है, 78,000 वोट कैंसिल कर दिए गए। जो माना गया कि वो डॉक्टर अंबेडकर के फेवर में वो 78,000 वोट गिरे होंगे, वो कैंसिल कर दिए गए और 14,000 वोटों से इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर हार जाते, अगर मेरा ये आंकड़ा सही है तो। और ये अकेला कोई प्रकाश श्रीवास्तव में बात नहीं कह रहा है, ये जयप्रकाश नारायण ने ये बात कही है। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से जानते हैं, जेपी ने ये बात कही कि डॉक्टर अंबेडकर हार जाएं ये भरोसे करने लायक बात नहीं है। ये कांग्रेस और वामपंथियों ने कुछ इस पर भी शक होता है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ की है। तो डॉक्टर अंबेडकर इस चुनावी हार से बहुत आहत हुए और उन्होंने इसके खिलाफ न्यायालय में अपील भी की।
और डॉक्टर सविताबाई अंबेडकर जो उनकी पत्नी थी, डॉक्टर अंबेडकर की वाइफ जो थी, उन्होंने एक पत्र जो लिखा है, जो धनंजय कीर की पुस्तक जो बड़ी ऑथेंटिक बुक बायोग्राफी माना जाता है अंबेडकर की, उसके अंदर लिखा है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंबेडकर इस चुनाव से इतने आहत हो गए कि वो बीमार रहने लग गए। ठीक है, वो राज्यसभा पहुंच गए थे, तब चुनाव का तो राज्यसभा के में उन्होंने एंट्री ले ली थी, लेकिन डॉक्टर सविताबाई अंबेडकर लिखती हैं कि उनका जो उच्च स्थान है डॉक्टर अंबेडकर का, वो लोकसभा होना चाहिए, और इस चुनावी हार से वो दुखी हो गए और बड़े आहत रहने लगे हैं, और उनका मन नहीं लगता, और उनका पूरी बीमारी का वो जिक्र करती हैं। और उसी के बाद फिर कुछ उपचुनाव और होता, तो उपचुनाव और लड़ते हैं, वो लोकसभा में जाना चाहते थे, फिर उस उपचुनाव में कांग्रेस उनको चुनाव हरवा देती है, और उसके कुछ दिन बाद अंबेडकर की मृत्यु हो जाती है। तो अंबेडकर को बहुत ज़्यादा उससे जो है तकलीफ पहुंची थी, वो बीमार रहने लगे थे चुनावी हार की वजह से, तो उनको बड़े आहत किया था इन चीज़ों ने। और अब जो नेहरू जिन्होंने ये सब करवाया था, उनके नाती पोते वंशज, नेहरू के चेले चपाटे अब जो है डॉक्टर अंबेडकर का नाम चीख चीख कर लेते हैं, संविधान की प्रतियां लहराते हैं, तो बड़ी शर्मनाक बात है। और हंसी भी आती है कि कोई इनको इनका इतिहास नहीं बताता। इनको बताना चाहिए इतिहास, कि भाई आप लोगों का इतिहास तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ नाइंसाफ़ी करने का रहा है, और आज आप जो है वो उनके बनाए सेमिनार, उनके नाम की दुहाई देके जय भीम के नारे लगाते हैं। और वो बस इतना ही नहीं करते, वो जो उन्होंने कुकर्म किए है उसका सारा ठीकरा वो बीजेपी के सर पे फोड़ते हैं कि आप मनुवादी हो, आप जातिवादी हो, आप दलित विरोधी हो। तो अगर हम कंपैरिजन करें कि कांग्रेस का ट्रीटमेंट वर्सेस अगर से सावरकर है या हेडगेवार है या गोलवलकर है, तो जो हिंदू संघ थे उस वक्त के, उन्होंने अंबेडकर जी के साथ कैसे ट्रीट किया? आप अगर इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर की बहुत अच्छी मित्रता थी वीर सावरकर से, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। और जो मुंजे थे, हिंदू महासभा के नेता थे, जिनके बारे में कहते हैं कि संघ की स्थापना में और संघ का विचार संघ जैसा एक संगठन बनाना चाहिए, उसमें उनकी डॉक्टर मुंजे की बड़ी अच्छी भूमिका थी। 31 में भी जो पैक्ट हुआ था उसके पहले उन्होंने एक अंबेडकर जी के साथ पैक्ट तो डॉक्टर मुंजे और वीर सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर ये आपस में बड़े अच्छे संबंध थे इनके। उनकी एक वजह ये भी हो सकती है कि तीनों एक महाराष्ट्र प्रांत से आए। आप इसको थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है कि, और इसको कोई भी चेक कर सकता है कि मंदिरों में दलित प्रवेश एक बहुत बड़ी हमारी सामाजिक कुरीति थी, और ये एक हिंदू धर्म और सनातन धर्म पे एक धब्बे की तरह ये कुरीति थी कि मंदिरों में दलितों को प्रवेश नहीं मिलता था, और ये बड़ा ही शर्मनाक दौर था एक उसके लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिरों में दलित प्रवेश का जो कार्य किया, उसके पहले डॉक्टर सावरकर ये कार्य रत्नागिरी में शुरू कर चुके थे, पतित पावन मंदिर के नाम से, आज भी वो रत्नागिरी बना हुआ है। तो डॉक्टर अंबेडकर इस बात को मानते थे कि मुझसे भी पहले वीर सावरकर ने जो है दलितों के मंदिर प्रवेश को लेकर एक आंदोलन, एक मुहिम चलाई थी। और ये बात खुद गांधी ने भी डॉक्टर वीर सावरकर के लिए लिखी है कि मुझसे पहले विदेशी हुकूमत की बुराइयों को समझ गए थे, क्योंकि 1910-11 में उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शुरुआत कर दी थी वीर सावरकर ने। पहले में वो स्वराज जो विदेशी वस्तुओं की होली दिलाई, और ये काम गांधी ने बाद में जाके किया। तो गांधी यंग इंडिया में लिखते हैं, जब वीर सावरकर को छोड़ने की वो वकालत करते हैं कि उनको अंग्रेज सरकार को उन्हें रिहा कर देना चाहिए, उनकी सजा माफ कर देना चाहिए, उसके पक्ष में जब मुहिम चलाते हैं गांधी, तो यंग इंडिया में लिखते हैं कि मुझसे पहले विदेशी शासकों की बुराई को वीर सावरकर पहचान गए थे। उसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर को भी ये महसूस करते थे कि दलितों के मंदिर प्रवेश का जो मामला है उसको वीर सावरकर दे, जबकि वो चतपावन ब्राह्मण थे, उसके बाद भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, उसकी दिशा में कार्य किया था। तो एक समानता यहाँ पर दोनों की आती है, और एक अच्छे संबंधों की बात जहाँ पर होती है। अब इसके बाद एक दूसरा और मामला आता है, बड़ा दिलचस्प मामला है। देखिए क्या होता है कि आपने अक्सर सुना होगा कि जितने वामपंथी हैं, कांग्रेसी हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स सो कॉल्ड जो हैं, जिनको मैं लिबरू गैंग कहता हूँ, ये सब मिला के लिबरू गैंग बनता है। तो ये जो लिबरू गैंग है, ये आपको अक्सर कहता होगा, इसके मुंह से इसके 4-5 पैट डायलॉग होते हैं। बोले 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में संघ क्या कर रहा था, हिंदूवादी संगठन क्या कर रहे थे, सावरकर क्या कर रहे थे, इनका पैट डायलॉग है। ये 4-5 आरोप है, ये घिसा पिसा के 70 साल से यही रो रहे हैं लोग। लेकिन कभी इनकी हिम्मत नहीं होती है पूछने की कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में डॉक्टर अंबेडकर क्या कर रहे थे, या डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या थे। तो डॉक्टर अंबेडकर के विचार वही थे जो वीर सावरकर के विचार थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। दोनों ने मिलकर, डॉक्टर अंबेडकर और वीर सावरकर ने मिलकर हिंदू युवाओं की भर्ती
ब्रिटिश सेना में करवाई। लेकिन ये बार बार डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वीर सावरकर का नाम लेते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक था दोनों की एक सोच थी। असल में क्या हो रहा है कि जब 1940 के, अगर आप भारतीय सेना को 1900 वर्ल्ड वॉर के पहले की आप भारतीय सेना को उस वक्त की देखेंगे, जो ब्रिटिश को हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहते थे, उसमें मुसलमानों का अनुपात बहुत ज़्यादा था, मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। खासकर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जिसको हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं आज, जिसका पाकिस्तान को, उस इलाके के कबायली वहाँ पर बहुत भारतीय सेना के अंदर शामिल थे, तो अनुपात बहुत ज़्यादा, तो तेजी से बढ़ता जा रहा था। तो डॉक्टर अंबेडकर भी अपनी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन के अंदर इस बात का जिक्र करते हैं कि अनुपात मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा भारतीय सेना में बढ़ता जा रहा है, ये भविष्य में मुश्किल दे सकता है। और यही बात वीर सावरकर महसूस करते थे कि हिंदू अगर सेना के अंदर कम रहेंगे और भविष्य में अगर देश का बंटवारा होता है, जो उस समय की कोई पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में पारित होने लगा था, भारत के मुसलमानों का समर्थन 1940 में पाकिस्तान की मूवमेंट को मिलने लग गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर की तरह ही वीर सावरकर की जो दूरदृष्टि थी, वो देख पा रहे थे कि अगर भविष्य में भारत का बंटवारा होता है तो जाहिर तौर पर सेना का भी बंटवारा होगा, तो जो मुस्लिम सैनिक हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान चले जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। और जो हिंदू सैनिक है वो भारत अडॉप्ट करेंगे, तो उसमें जो सेना की शक्ति संतुलन में अंतर रहेगा, तो भारत एक कमजोर राष्ट्र रहेगा सैनिक दृष्टि में पाकिस्तान की तुलना में। इसलिए हिंदू युवकों की भर्ती भारतीय सेना में बहुत जरूरी है। और दूसरी वजह और भी थी कि अगर बंटवारा नहीं होता है और अगर सिविल वॉर छिड़ जाता है, और मुस्लिम अगर सिविल वॉर छेड़ देते हैं, तो अगर ये सेना में जो मुस्लिम सैनिक हैं अगर ये बगावत कर देते हैं, तो ऐसे में भी हिंदुओं का पलड़ा कमजोर हो जाएगा। इसलिए भारतीय सेना में हिंदू युवाओं की भर्ती होना चाहिए। और तीसरी वजह ये भी वो चाहते थे कि हिंदू युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिल जाएगी इस बहाने, क्योंकि आप हथियारों के लाइसेंस अंग्रेजों के ज़माने में नहीं दिए जाते थे भारतीयों को। तो भारतीय जो हिंदू है, हिंदू युवक, वो हथियारों की ट्रेनिंग। तो इस लॉजिक के आधार पर उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय हिंदू युवकों की भर्ती वीर सावरकर ने भारतीय सेना में करवाई। और उसी तरह से महार रेजिमेंट बनवाकर डॉक्टर अंबेडकर ने महार युवक जो दलित समुदाय से आते हैं, बड़े उनकी एक गौरवशाली गाथा है और युद्ध कला के बड़े निपुण माने गए हैं वो लोग, तो उस महार रेजिमेंट के अंदर उन्होंने महारों की भर्ती करवाई। तो आप बहुत पिक एंड चूज जो कहते हैं ना, उल्टे हाथ से लिखने वाले इतिहासकार, वामपंथी इतिहासकार, कि ये कहते हैं कि अरे वीर सावरकर तो भारतीय सेना के अंदर भर्ती करवा रहे थे, ब्रिटिश सेना में हिंदू की भर्ती करवा रहे थे, तो भाई डॉक्टर अंबेडकर भी तो करवा रहे थे, तुम उनका नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि तुम उनका नाम ले नहीं सकते। उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, वो तो वायसराय काउंसिल में थे उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर। तो ये पिक एंड चूज का इतिहास है ये बहुत। और खुद वामपंथी जो से सवाल पूछ रहे हैं, तो वामपंथी तो खुद ना केवल भारत छोड़ो आंदोलन में ना केवल उन्होंने उसको नकार दिया था, बल्कि कांग्रेस के मुखबरी कर रहे थे क्योंकि उस वक्त तक स्टालिन, यूएसएसआर, सोवियत संघ और ब्रिटिश सरकार हाथ मिला चुकी थी। तो जो स्टालिन का दोस्त, वो भारत के वामपंथियों का दोस्त, भाई वो तो चीन का चेयरमैन, हमारा चेयरमैन, और जो सोवियत संघ जो का है वही सही, तो वो तो उसी धारा पर चलते थे। तो ये तो अंग्रेज सरकार से मिले तो वामपंथी। और हैरत देखिए, आज ये पूछते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वीर सावरकर या आरएसएस या हिंदू संगठन क्या कर रहे थे? अरे भाई भर्ती करवा रहे थे हमारे वीर सावरकर, हिंदू सैनिकों की, हिंदू युवकों की भर्ती करवा रहे थे हमारे वीर सावरकर भारतीय सेना में। और उसी की वजह से जब 1947 में पाकिस्तान ने हमला बोल दिया कश्मीर पे, तो वही हिंदू सैनिक, भारत माता के जो लाडले सपूत थे, उन्होंने वहां पर जाकर बलिदान दिया, और कश्मीर को जो थोड़ा बहुत हिस्सा ही पाकिस्तान ले पाया, उन्हीं लोगों ने रोका। ये दूरदृष्टि थी वीर सावरकर की। और इसी तरह की सोच जो है डॉक्टर अंबेडकर की भी थी। तो डॉक्टर अंबेडकर और वीर सावरकर में कई मुद्दों पर आपको समानताएं मिलेंगी, लेकिन क्या है कि ये इनकी अलग किस्म की एक राजनीति है। इनफैक्ट अंबेडकर ने जब बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने का भी निर्णय लिया, उसके पहले सावरकर से काफी विचार विमर्श किया था उन्होंने। हाँ, उसको लेकर विचार विमर्श भी किया, मतलब विचार विमर्श उसको नहीं कह सकते, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने कोशिश की थी कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म ना छोड़े। तो उस विषय में उस तरफ से पहल हुई कि आप इस पे विचार कीजिए, ऐसा ना कीजिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने बात नहीं मानी। लेकिन उनकी उनकी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने विदेशी धर्म को नहीं अपनाया। उनको तो बहुत ऑफर थे, मतलब हैदराबाद के नवाब की तरफ से ब्लैंक चेक था उनको कि आप इस्लाम ग्रहण कर लो। ईसाई बनने के लिए पूरी ताकत उनके पीछे लगी रही, क्योंकि उन्होंने मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये विचार उन्होंने बहुत पहले प्रकट कर दिया था।
और उसके बाद लंबे समय तक उन्होंने ये विचार किया कि कौन सा धर्म ठीक रहेगा, किस धर्म को अपनाना चाहिए। तो कोई एक दिन का फैसला नहीं था, वो करीब करीब 2 दशक, 2.5 दशक तक उनके मन में विचार चले। तो उस बीच में बहुत से लोगों ने उनको अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने किसी विदेशी धर्म को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भारत से ही निकले एक धर्म को, बौद्ध धर्म को, जो हिंदुओं से एक धर्म निकला था, उसको स्वीकार किया। तो ये उनकी दूरदृष्टि थी। तो लेकिन समग्र रूप से डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के तौर पर होता है। जब डॉक्टर अंबेडकर का वोट बैंक आपको लगता नहीं था कि उस तरह का था, तो आपने 1901 अपनी सरकार में रहते हुए उनके साथ क्या व्यवहार किया सारी दुनिया ने देखा। फिर आपने चुनाव हरवाने के लिए उनके साथ क्या क्या किया। तो और इवन पूना समझौता जो गांधी के साथ करते, तो किस तरह से दबाव डालकर आपने उनसे वो समझौता करवाया। और पूना समझौते की अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो किस तरह से उनको धमकियां मिलती थी डॉक्टर अंबेडकर को जान से मारने की। तो आपने जब पूरे तरह से, जब डॉक्टर अंबेडकर उतनी बड़ी शक्ति नहीं बने थे, तो आपने दबाव बनाकर उनको दबाने की कोशिश करते थे। मंत्रिमंडल में लेने के बाद भी आप उनको दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। फिर जब मंत्रिमंडल से बाहर हो गए तो आपने उनको 2-2, 3-3 चुनाव हरवा दिए। उनकी मृत्यु के बाद उनको भुलाने की कोशिश की गई। उनके पैरेलल आपने बाबू जगजीवन राम को खड़ा करने की कोशिश करी कि दलितों का नेता बाबू जगजीवन राम बन जाए, डॉक्टर अंबेडकर ना बन जाए। और आपने कभी भारत रत्न देने की जरूरत महसूस नहीं करी डॉक्टर अंबेडकर को। वो तो जब गैर कांग्रेसी सरकार आई उसने भारत रत्न दिया। अब आपको डॉक्टर अंबेडकर, उनका संविधान सब याद आता है, क्योंकि अब आपको वोट बैंक नजर आने लगा उसके अंदर। तो ये बहुत ही जो कहते हैं ना कपटपूर्ण राजनीति जो है, वो कुछ लोग लिबरू लोग, जिसको लिबरू कहता हूँ, वो करता है ये। और ये वामपंथी लोग ही जो अभी कह रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार जो है ये देश को बांट रही है, या ये संघ है या देश को बांट रहा है अलग अलग हिस्सों में। तो ये खुद के इनकी जो ऑफिशियल थीसिस है, गंगाधर अधिकारी गंगाधर डॉक्टर, इसके बारे में ये कभी बात नहीं करते। इन्होंने आज तक वो थीसिस खारिज नहीं किया है। नहीं, ये तो देखिए, ये तो कठपुतली थे ना, ये तो मास्को की कठपुतली थे। अभी क्या होता था, दिल्ली में अगर मान लो बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगर मास्को के अंदर बर्फ गिरने लगती थी तो यहाँ पे गर्म कपड़े पहन लेते थे। बीजिंग के अंदर अगर मान लीजिए दिल्ली एकदम सूखा है और बीजिंग में पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे दिल्ली में छाता खोल लेते थे ये लोग। तो ये बीजिंग और मास्को से चलने वाले लोग थे। तो ये जो स्टालिन ने जो सोवियत संघ, लेनिन ने जो किया सोवियत संघ के साथ, एक संघ बनाया अलग अलग देशों को मिला के, तो वही डॉक्ट्रिन जो है वो भारत के अंदर गंगाधर डॉक्ट्रिन के नाम से जो कैबिनेट मिशन में इन्होंने पेश की थी, उसमें ज़्यादा मेरा ख्याल है 17 टुकड़े थे। 17 टुकड़ों में इन्होंने उसको बांटने की बात की। आज ही वो पड़ाव मौजूद है, लेकिन क्या है कि कोई इस पर चर्चा नहीं करता। क्योंकि दिक्कत ये है कि जो बात भी करना चाहते, सच जानते, उनको सच को दबाते रहे। इतिहास का लेखन इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो इन्होंने अपने जो पूरे पाप जो थे इनके, कि 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन में कैसे गद्दारी कर रहे थे, पहले अंग्रेज सरकार के खिलाफ थे, क्योंकि हिटलर और स्टालिन ने हाथ मिला रखा था, तो दोनों मिलकर ब्रिटेन से लड़ रहे थे। तब तक ये ब्रिटेन सरकार के खिलाफ रहे। जैसे ही जर्मनी ने सोवियत संघ पे हमला बोला और स्टालिन ने ब्रिटेन से हाथ मिलाया, तो यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ब्रिटेन सरकार के समर्थन में, मतलब अंग्रेज सरकार के साथ हो गए ये लोग। और बेतहाशा गद्दारी के किस्से इनके मौजूद हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो फिर जब देश की आज़ाद होने की बात आई, तब इन्होंने गंगाधर डॉक्ट्रिन दी कि देश को 17 टुकड़े कर देना चाहिए। अलगाववाद को इन्होंने बढ़ावा दिया। अब देखिए कितने धूर्त होते हैं, कितने कपटी मक्कार किस्म के होते हैं वामपंथी इतिहासकार और वामपंथ की विचारधारा को मानने वाले। ये इतनी बेशर्मी से जो इनके 4-5 इनके पैट बिल्कुल वही पिन पॉइंट, वही 4-5 आते बोलते हैं। 1942 के आंदोलन में सावरकर संघ और हिंदुवादी संगठन क्या कर रहे थे, मर्सी है ना, मर्सी पिटीशन सावरकर की। उसके बाद एक ये बार बार बोलेंगे कि संघ पर सरदार पटेल ने बैन लगाया था। हाँ लगाया था ना, बैन लगाया था। 18 महीने में हटा भी लिया। प्रतिबंध लगाया था सरदार पटेल ने संघ पर, और 18 महीने में हटा भी लिया। चलो बात खत्म। अब तुम्हारी बात करते हैं वामपंथियों की। तुम पे कितने दिन बैन लगा के रखा था सरदार पटेल ने, जरा ये भी तो बताओ। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अपराध में कम्युनिस्ट पार्टी पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। और संघ पर कभी, आरएसएस पे कभी आरोप नहीं था कि भारत के खिलाफ उसने युद्ध छेड़ा। संघ पर आरोप था कि उसकी गतिविधियों की वजह से सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है, इसलिए एहतियातन उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। गांधी हत्या का भी आरोप पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। गांधी हत्या के बाद प्रतिबंध लगा, लेकिन जो संघ पर आरोप था वो ये था कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इसलिए हम आप पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी पर आज़ादी के बाद जो प्रतिबंध लगाया था वो भारत सरकार यानी नेहरू की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में लगाया गया था। संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। संघ पर जब 1948 में प्रतिबंध लगा दिया गया
तो गिरफ्तारी होती थी संघ कार्यकर्ताओं की। मेरे परिवार, मेरे ताऊ जी की भी 1948 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो छात्र थे, 17 साल की उम्र थी उनकी, और उनको गांव में वो शाखा लगाते थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। उनका क्या लेना देना था गांधी हत्याकांड से? लेकिन संघ पे प्रतिबंध लगा तो सभी को गिरफ्तार करती थी पुलिस, जेलों में डाल दिया जाता था, और कोर्ट से छूट के आ जाते थे संघ के लोग। तो ये संघ पर प्रतिबंध की कहानी है। लेकिन कम्युनिस्टों के जब प्रतिबंध लगाया गया तो कम्युनिस्टों के साथ सरदार पटेल, नेहरू क्या करते थे ये इनको मालूम नहीं है। इनको गोलियों से मारते थे। तेलंगाना जो आज का है ना, वहां पर जब ये हैदराबाद के नवाब के साथ मिलकर इन्होंने हाथ मिला लिया था, बहुत कम लोग जानते हैं कि वामपंथियों ने रजाकारों के साथ, जो ओवैसी की जो पूर्व पार्टी जो है MIM, जिसकी DNA रजाकारों से निकलते हैं हैदराबाद के, जो हिंदुओं का कत्लेआम करते थे, उनके साथ कम्युनिस्टों ने हाथ मिला लिया था। और जब ऑपरेशन पोलो करती है, जब भारतीय सेना दाखिल हुई, तो उसने न केवल रजाकारों को कुचला बल्कि वामपंथियों को भी कुचला। और उसके बाद हैदराबाद को आज़ाद कराने के बाद अगले 3-4 साल तक वामपंथियों को देखते ही गोली मार दी जाती थी तेलंगाना में, और यही पटेल करवाते थे और यही नेहरू सरकार करवाती थी। तो संघ पर तो से प्रतिबंध लगाया, 18 महीने में जब कोई सबूत नहीं मिला तो हटाना भी पड़ गया। लेकिन तुमको तो गोलियां मारी हैं, तुमको तो दौड़ा कर मारते थे सरदार पटेल की सेना और पुलिस। तो तुम बताते हो संघ पर प्रतिबंध लगाते, इतने धूर्त होते हैं। और फिर प्रतिबंध कैसे हटा, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। क्योंकि स्टालिन का ये मानना था कि भारत की जो आज़ादी है ये आज़ादी नहीं है, ये बुर्जुआ है। वो बुर्जुआ एक शब्द चलता है नहीं, बुर्जुआ क्लास। हाँ, बुर्जुआ, ये बड़ा खतरनाक है। ये आज भी वोदका पीकर 5 स्टार होटल के अंदर बुर्जुआबाद की बात करते हैं लोग, वामपंथी लोग। और आजकल ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इन लोगों ने घेरा। और ये नहीं कहते कि अभी हम प्रोलेटेरिएट है, तो जब स्टालिन ने बुर्जुआ के साथ हाथ मिला कर दी, तो कैपिटल ब्रिटेन तो सबसे बड़ा ये अपने हिसाब से इतिहास करते हैं, ये अपने इतिहास की घटनाओं को अपने हिसाब से लेते हैं। आप जो इतिहास जानते हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये इतिहास हमारा, हम तो लेना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। है ना कि सबका अपना इतिहास होता है। हाँ, तो इन्होंने अपना खुद का इतिहास उल्टे हाथ से लिखा है। तो ये जो है वामपंथी, जब वोदका पीकर बुर्जुआ चिल्लाते हैं, तो उसी तरह से स्टालिन ने नेहरू की सरकार को ब्रिटिश सरकार माना कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों को आगे बढ़ा रहा है, और ये आज़ादी भारत को नहीं मिली है। भारत आज़ाद नहीं हुआ, इसको अभी आज़ादी मिलना चाहिए। तो भारत को आज़ादी मिलना चाहिए। 1947 के बाद भी वो आज़ादी कौन दिलवाने वाले थे? तो वो उसके जो चेले चपाटे उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो होते थे, PC जोशी, दांगे वांगे सब जो होते थे, और इन सब ने जो है उसके लिए ये काम कर रहे थे। तो स्टालिन भारत को आज़ाद मानने को तैयार नहीं था। फिर डॉक्टर S राधाकृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति बने, दूसरे राष्ट्रपति बने, वो जब मॉस्को के अंदर भारत के राजदूत बन के गए, तो उसके पहले तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। बिल्कुल। अच्छा, आपको मालूम विजय लक्ष्मी पंडित जो नेहरू की बहन थी, वो कभी स्कूल नहीं गई? हाँ, पता है ना, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। वो मतलब वो फैमिली से आप हो तो आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। इनके बच्चे डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन में एडमिशन लेते हैं। मतलब बाकी लोगों को भारत का राजदूत बनने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। UPS से हो जाओ, IFS हो जाओ, 20-30 या कुछ विदेश नीति में। इनके बच्चे तो सीधे एडमिशन ही यूनाइटेड नेशन में लेते हैं ना। इनको तो बचपन में घुट्टी में विदेश नीति का ज्ञानी होते हैं, नेहरू जी के ज़माने से ही। तो वो होती थी विजय लक्ष्मी पंडित, भारत की मॉस्को में राजदूत थी। तो स्टालिन ने उनसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। बोले ये नेहरू की बहन है, वो नेहरू तो ब्रिटिश एजेंट है, मैं इससे नहीं मिलता, ये तो पूंजीवादी लोग हैं, कोई भारत का आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर S राधाकृष्णन बड़े दार्शनिक व्यक्ति थे, और उन्होंने स्टालिन से मिलने में सफलता हासिल कर ली। और ना केवल वो स्टालिन से मिले, बल्कि स्टालिन को ये मनाने में कामयाब वो हो गए कि भारत आज़ाद हो चुका है, और जिस नेहरू को आप ब्रिटिश सरकार का एजेंट समझते हो, असल में वो खुद साम्यवादी नीतियों के समर्थक हैं। वो खुद मन से सोशलिस्ट है, समाजवादी है। तो आपके विचार नेहरू के बारे में ठीक नहीं है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन एक बड़ी अलग व्यक्तित्व था उनका। तो वो स्टालिन को मनाने के लिए तैयार हो गए। तो स्टालिन को थोड़ा लगा कि नहीं, ये नेहरू जो है वो अपने ही बिरादरी का आदमी है, और ये उसी तरह की सोच रखता, और कुछ कन्विंस हुआ। तो ये उसके जो चेले चपाटे थे, मतलब स्टालिन तो डायरेक्ट बात भी नहीं करता था इन लोगों से। तो उसकी जो स्टालिन की जो 6-7वें नीचे नंबर की जो लेयर थी, जो लोग इनके ऑपरेटिव्स थे, जैसे आतंकवादियों के ऑपरेटिव होते हैं ना, जैसे मोहम्मद के अंदर ऑपरेटिव्स हैं जो कश्मीर में कुछ आतंकवाद फैलाने के रीजनल कमांडर, रीजनल कमांडर लेवल के जो ऑपरेटिव्स होते हैं, उस तरह के जो ऑपरेटिव थे इनके मॉस्को में बैठे हुए थे। उनको स्टालिन ने बोला कि इन चेले चपाटों को बोलो कि नेहरू के खिलाफ जो है ये आंदोलन बंद कर दे, हथियार डाल दे अपने। तो इनको वो स्टालिन के चेले चपाटों से, इन जो निचले दर्जे के चेले चपाटे थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, इनको मैसेज पहुंचा कि भाई अब ये स्टालिन आका ने कह दिया है तुम्हारे मॉस्को में कि अब नेहरू सरकार का विरोध प्रदर्शन नहीं करना है। ये दंगे फसाद जो ट्रेन में पटरियाँ उखाड़ देते हो, डाक खानों के वायर काट देते हो, सब बंद कर दो, सरेंडर कर दो। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, और 1951-52 का इन्होंने चुनाव लड़ लिया, और उसके बाद मुख्य धारा की राजनीति में आ गए। तो ये इनका इतिहास है, ये बताते नहीं है लोग।
नहीं, पर हार्ड ऑपोजिशन भी बंद हो गया था, पर एक सॉफ्ट ऑपोजिशन तो चल ही रहा था, जो सबवर्जन का पूरा एक खेल चल रहा था यूएसएसआर का इंडिया में, कि लोगों को धीरे धीरे सबवर्ट करके ये जो फैमिली स्ट्रक्चर है इसको तोड़ा जाए। तो बाकी ये हमेशा से करते रहे, ये हमेशा से करते रहे, और उसके बाद जो इन्फ्लुएंस बढ़ता गया सोवियत संघ का भारत में, और उसके बाद ना केवल सोवियत संघ का इन्फ्लुएंस बढ़ा बल्कि चाइना भी एक शक्ति के रूप में उभरा। तो वो हम सब जानते हैं, वो तो इतिहास में दर्ज है कि सीपीआई और सीपीएम जो दो पार्टियां बनी, वो चाइना और रशिया की लाइन पर डिवाइड हुई थी कि भाई जो चीन की तरफ जा रहा है वो अलग पार्टी बन गई, जो सोवियत संघ की विचारधारा को मान रहा है, क्योंकि सोवियत और चीन चाइना के रिश्ते भी एक दौर में बिगड़ गए थे। तो ये इनका, जैसे अब मान लीजिए कोई भी पार्टी का बंटवारा हुआ, ये कांग्रेस के अंदर मैं मान लेता हूँ अगर 2 या 3 पार्टियां अलग अलग निकल के आई कांग्रेस से, तो उनके खुद के मुद्दे थे। अगर एनसीपी कांग्रेस से अलग हुई तो विदेशी मूल के मुद्दे पर अलग हुई, हालांकि वो खुद फिर लेकिन फिर भी एक लोकल, एक भारत से जुड़ा मुद्दा था। ये अलहदा है, भारत के कम्युनिस्ट एक विचित्र किस्म की कौम है, मैं इनको विचित्र किस्म का जंतु मानता हूँ। मतलब इनकी पार्टी का विभाजन भी चाइना और रशिया के मुद्दे पे हुआ है, सोवियत संघ और चीन के मुद्दे पे हुआ है, माओ और स्टालिन और माओ और खुर्शीव की नीतियों के मुद्दे पे हुआ है। अभी खुर्शीव क्या बोलता है और माओ क्या बोलते हैं, इस पे हम भारत में उनकी पार्टी बट रही है। मतलब विचित्र है। मतलब भारत में ऐसे जनता पार्टी थी, उसके कुछ 70 या 80 बार उसके टुकड़े हुए हैं, लेकिन हर बार कोई लोकल स्थानीय वजह या पार्टी की वजह होती थी। ये अलग है, विचित्र जंतु है ये लोग भारतीय कम्युनिस्ट। ये मतलब दूसरे देशों की लड़ाई में आपस में बट गए, तो 2 पार्टियां बन गई। तो ये बात, लेकिन अपने इतिहास की बात नहीं करते ना, कुछ दूसरे का इतिहास बताना इनको उसमें आनंद आता है, बस इनकी प्रवृत्ति वही है इनकी। और अगर हम 2021 की बात करें, तो तब जो भारत और चाइना में थोड़ा जो संघर्ष चल रहा था, तो वहाँ पे ये कह रहे थे कि मोदी जी की जो चाइना पॉलिसी है वो बहुत ये है, हमारा कश्मीर वहाँ पे चला जा रहा है और चाइना यहाँ इन्वेड कर रही है। पर वो ये बात नहीं कहते कि नेहरू ने 62 में क्या किया था, और सावरकर है या बाकी जो लोग हैं उनकी जो विजनरी पॉलिसी थी कि चाइना को हमने कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो नेहरू ने उसके पूरे ऑपोजिट किया था। तो ये बात सही है कि सरदार पटेल ने जब अपना अंतिम पत्र, जो अंतिम दिनों में मृत्यु से शायद 30-35 दिन पहले जो पत्र लिखा था, वो तो बहुत विजनरी लेटर है, वो हम सब ने पढ़ा है कि ये तिब्बत पे कब्जा कर लिया चाइना ने, और जो बफर स्टेट भी तिब्बत भारत और चाइना के बीच में ख़त्म हो जाएगा, सीधे हमारी सीमाएं मिल जाएंगी, और भविष्य में जो हमारा शत्रु है वो चाइना है। ये माफ़ कीजिएगा, सरदार पटेल अपने अंतिम समय में पत्र लिखकर चले गए। तो ये तो फिर फैक्ट है। लेकिन वामपंथियों का जो इसमें जो रोल है वो बड़ा दिलचस्प है, उस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। वो तो ये नेहरू ने तो भूल करी, तो हिमालयन ब्लंडर के नाम से उसको जानी जाता है, उसको बहुत चर्चा हो चुकी है कि पंचशील के सिद्धांतों के नाम पर किस तरह से आपने चाइना की आप अनदेखी करते गए, चाइना आप में दाखिल होता गया, और एक दिन आपने चाइना ने आपको धोखा दे दिया। तो ये तो अलग विषय है, लेकिन इनकी गद्दारी का इतिहास मालूम होना चाहिए। जैसे कलकत्ता में रेडियो सेट इन लोगों ने चाइना की इंटेलिजेंस के लिए लगा रखे थे कम्युनिस्ट पार्टियों ने, और ये कहते थे, बड़े बड़े पोस्टर, आज भी पोस्टर वो पड़े हुए हैं आर्काइव में, वो आप गूगल में ढूंढेंगे मिल जाएंगे, कि वो चाइना का चेयरमैन हमारा चेयरमैन, मतलब जो चाइना का चेयरमैन है वही भारत का वो है, और स्वागत कर रहे थे कि अगर चीन की सेना भारत में आती है, लाल सेना, तो हम स्वागत करेंगे। तो ये तो गद्दारी का इनका इतिहास है। मतलब जो 1942 में किया, चलो एक बार उसको फिर भी माफ़ कर दें, लेकिन आज़ाद भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आपके सांसद और विधायक चुनकर आ रहे थे, आपने संविधान के नाम पर आप शपथ ले रहे थे, आपकी क्योंकि अच्छी तादाद में 1952 के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी जीती है, आप भारत के संविधान में विश्वास की बात करते थे, और जब भारत पर आक्रमण होता है 1962 में, तो आप दुश्मन देश की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है, और भारत की नीतियाँ गलत थी, इसी वजह से चीन ने आक्रमण किया है। ये इतने पेशेवर रहे, इन्होंने चीन का समर्थन किया चीन के युद्ध में। और 2008 में भी जो न्यूक्लियर डील थी उसका उन्होंने इसलिए विरोध किया कि एक बुर्जुआ स्टेट है। बिल्कुल, और आपको ये बहुत अच्छी बात लोगों को मालूम होना चाहिए। मेरे जयपुर डायलॉग में संजय सर के साथ एक पॉडकास्ट है जिससे मैंने संघ को लेकर नेहरू की जो पूर्वाग्रह थे उन पर चर्चा करी। आप देखिए कितना दिलचस्प है कि ये बात लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के साथ गद्दारी करी, वामपंथियों ने, और चीन का समर्थन किया, और जिस आरएसएस को ये गाली बकते हैं, उस आरएसएस ने 62 के युद्ध के अंदर जो कानून व्यवस्था देश भर में संभालने के लिए काम किया था, उसके बाद 1963 26 जनवरी 1963 को जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई, उसके अंदर आरएसएस के स्वयं सेवकों को शामिल किया गया। तो जो नेहरू जो पूरे जीवन पर्यंत आरएसएस के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, जिन्होंने 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद उन गांधी जी की हत्या का इस्तेमाल करके आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, जिस नेहरू ने जीवन में हर मंच से सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आरएसएस को कोसना, उसे जलील करने का काम किया, उसे अंतिम समय में संघ के सामने शीश झुकाना पड़ा,
और 26 जनवरी की उसी की सरकार, उसी नेहरू की सरकार ने आरएसएस को अनुमति दी कि भारतीय सेना के साथ वो भी परेड में शामिल होगी। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो जिस विचारधारा का जीवन पर्यंत पंडित जवाहरलाल नेहरू विरोध करते रहे, उस विचारधारा के सामने अंतिम समय में उस सच को स्वीकार करना पड़ गया था। तो ये आरएसएस और वामपंथियों का अंतर जो है, जो कहते हैं ना हिंदू हिंदू हिंसक होता है, संघ के लोग हिंदू हैं वो हिंसक है, बीजेपी ये बनाने की बात है। इन्होंने कहा तो पूरे हिंदुओं के हिंसक है। तो इनको ही मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे नाना भी जीवन भर संघों को गाली बकते थे। तुम्हारे परनाना, राहुल गांधी के परनाना, परदादा, जो भी कह लो आप, जवाहरलाल नेहरू जीवन भर संघों को गाली बकते थे और अपने अंतिम समय में इसी राजपथ पर, दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी की परेड में संघ को शामिल करना पड़ा। और जिन वामपंथियों की गोदी में आज राहुल गांधी बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि जिस कहते ना कि नेहरू की मृत्यु क्यों हुई थी, नेहरू की मृत्यु इसलिए हुई थी कि 1962 का जो उनका सदमा लगा उस हार का, उससे वो फिर उबर नहीं पाए, उनका स्वास्थ्य गिरता गया और 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है, मई 1964 में। तो जिन वामपंथियों ने चीन का साथ दिया था, उनकी गोदी में तुम आज बैठे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे परनाना की मृत्यु हुई थी। और जिन लोगों ने बुरे वक्त में तुम्हारे परनाना के साथ खड़े हुए देश की सुरक्षा के लिए, उस संघ को तुम आज जलील करते हो। और संघ के सामने घुटने टेके तो नेहरू ने 26 जनवरी की परेड में शामिल करवाया था। ये इतिहास मालूम होना चाहिए इन लोगों को, बल्कि मालूम नहीं है इन लोगों को। जब हम आज की परिस्थितियों की बात करते हैं तो थोड़ा सा इलेक्शन पे बात करते हैं। जो वोटिंग पैटर्न दिखा है हमें, तो 2024 के इलेक्शन में काफ़ी जो मुस्लिम वोट है वो कंसोलिडेट हुआ है। अगर हम इसको पास्ट में देखें तो ये आई थिंक पिछले 80-90 साल से, जब से मुस्लिम लीग आई है, तब से एक मुसलमानों का ये है कि जो भी हिंदू विरोधी बात करे या फिर जो एक सेक्युलर विचारधारा, कोट अनकोट सेक्युलर विचारधारा के साथ हो, उन्हीं को वोट करे। तो इस पैटर्न को आप कैसे देखते हैं? पिछले 80-90 सालों में कुछ चेंज हुआ है या फिर वैसा ही रहा है? मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम सोच में, क्योंकि मुस्लिमों की सोच की जो प्रगति की दर है, मुझे लगता है कि संसार में शायद किसी के अंदर इतनी प्रगति की, दिमागी सोच की जो प्रगति है, उसकी इतनी कम दर किसी भी कौम में, किसी भी काल में रही होगी जो मुसलमानों के अंदर है। वो स्पष्ट है, इनकी सोच में बहुत परिवर्तन नहीं आता, इनके डीएनए के अंदर वो है। इसमें क्या है कि वोटिंग पैटर्न अगर इंडिया के हिसाब से, भारत की राजनीति को अगर हम 1940 के आसपास से देखें और तब से इनकी वोटिंग पैटर्न को अध्ययन करें, तो एक तो इनको जो राष्ट्र की बात करे, जो देश की बात करे, जो देश के अखंडता की बात करे, देश के सांस्कृतिक गौरव की बात करे, जो देश को एक ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करे, ये हमेशा उसके अगेंस्ट रहते हैं। अब देखिए 1940 की जो कांग्रेस थी, वो आज की कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस एक मंच था जिसमें तमाम विचारधाराओं के लोग थे। हेडगेवार भी पहले कांग्रेस में थे। बिल्कुल थे। और कई स्वयंसेवकों ने 1942 में संघ से अपना वो लेकर, एक अवकाश लेकर, संघकार से अवकाश लेकर 42 के आंदोलन में हिस्सा भी लिया। तो सबका मंच था। अब पुरुषोत्तम दास टंडन क्या थे, पीडी टंडन हिंदुवादी नेता थे लेकिन कांग्रेस में थे। सरदार पटेल क्या थे, हिंदुवादी नेता थे, कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस अलग अलग सोच का एक मंच था। जेपी समाजवादी थे, कांग्रेस में थे। तो वो कांग्रेस जो थी, जो मंच था, वो देश की आज़ादी की, देश की एकता की, देश की अखंडता की, अखंड भारत की वो जो बात करता था, तो इनको वो कांग्रेस बुरी लगती थी तब भारत के मुसलमानों को। तो जब 45-46 का चुनाव होता है, तो 45-46 का चुनाव कोई सड़क पानी और लाभार्थी के मुद्दे पर तो ना हुआ था, बिजली सड़क पानी पर। उसको एक ही मुद्दा था, या तो अखंड भारत, या भारत एक रहेगा या पाकिस्तान बनेगा। मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाना चाहती थी, कांग्रेस भारत को एक रखना चाहती थी उस वक्त की। ये दो मुद्दे लेकर चुनाव में गए। तो उन्होंने 95% इंडियन मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग को वोट कर दिया। अब कई लोग सोचते हैं कि ये मुसलमान, लाहौर के मुसलमानों ने किया होगा, कराची के मुसलमानों ने किया होगा, रावलपिंडी के मुसलमान, नहीं। मुस्लिम लीग को वैचारिक खाद पानी, तन मन धन से अगर समर्थन सबसे ज्यादा कहीं से मिला है तो उत्तर प्रदेश से मिला। सारे नवाब उत्तर प्रदेश के नवाबों ने दिया। वोट जो मिलते थे वो सारे महाराष्ट्र से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, और यहाँ तक कि दक्षिण भारत से। जितनी मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, एक तरफा मुस्लिम लीग वहां से जीती। मतलब दक्षिण भारत के मुसलमानों को, जो केरल के मुसलमान थे, जो कर्नाटक के मुसलमान थे, जो तमिलनाडु के मुसलमान थे, उनको ये मालूम था कि अगर भारत का बंटवारा होता और पाकिस्तान नाम का कोई देश बनता है तो उसकी सीमा हमसे मिलेगी ही नहीं। हम नीचे पड़े हुए दक्षिण भारत में, पाकिस्तान बनेगा उत्तर भारत में। हम कभी उधर जाएंगे नहीं, हमारी सांस्कृतिक खान पान सब शैली अलग है। और उसके बाद भी उस पाकिस्तान के समर्थन वोट दे दिया, और वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आज बना ली उन्होंने, जिसके साथ राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीतते, अब प्रियंका गांधी उनके समर्थन से जीतेगी। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है, जिसके इस्माइल खान और बी पोखर बहादुर साहिब जो थे उसके संस्थापक, वो दोनों जिन्ना के चेहरे थे।
इस्माइल साहब के बारे में तो कहा जाता था दक्षिण भारत में जिन्ना बोला जाता था उनको। तो अभी बड़ा दिलचस्प बात है, अभी पाकिस्तान की एक पत्रकार मेरा इंटरव्यू कर रही थी, एक ऑनलाइन हमारा इंटरव्यू था यूट्यूब में। तो मैंने उनसे पूछ लिया, उनका नाम है आरजू काज़मी, बड़ी मशहूर है, जयपुर अलग में भी आती हैं। तो मेरे से बातचीत कर रही थी वो, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आरजू कभी आपने कोई साउथ इंडियन मुसलमान पाकिस्तान में देखा क्या? तो तुम थोड़ी हैरान हुई हुआ। बोला हाँ, मैंने आज तो कोई साउथ इंडियन मुसलमान पाकिस्तान में नहीं देखा। मैंने उसके बाद आपको मालूम नहीं कि साउथ इंडिया के सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। मैं लोगों से पूछता हूँ, किसी ने देखा क्या साउथ इंडियन मुसलमान पाकिस्तान में? तमिल एक्सेंट में बोलने वाला उर्दू, हमारे मिल जाते ना हिंदी तमिल एक्सेंट में बोलने वाले कई लोग। आपने पाकिस्तान में देखा क्या कोई तमिलनाडु का तमिल एक्सेंट में बोलने वाला कोई मुसलमान जो पाकिस्तान का नागरिक हो? नहीं देखा ना। लेकिन तमिलनाडु जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे, यहाँ के सारे मुसलमानों ने, जिसमें आज केरल का ये वायनाड वाला है, सब मालाबार वाला हिस्सा आता है, इन सब ने एक तरफा मुस्लिम लीग को वोट दिया, मुस्लिम लीग बना दी, मुस्लिम लीग को जिता दिया और पाकिस्तान बनवा दिया। लेकिन पाकिस्तान बनाने के बाद भारत में रह गए। तो ये कोई सोचता नहीं है, इनके इतिहास लोगों को मालूम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान बना दिया, तो उस समय एक नारा था इनका कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान में रुक गए। इवन जिन्ना के बयान है, आप जिन्ना की रैलीज पढ़ लीजिए, कानपुर वगैरह में जो रैली करते थे, इसमें लाखों की तादाद में मुसलमान जुटते थे। जिन्ना बोलते थे कि आपको अपने नॉर्दर्न स्टेट के बिरादरीन के लिए आपको सेक्रीफाइस करना होगा। और बेगम एजाज रसूल जो मुस्लिम लीग की महिला विंग की सबसे बड़ी नेता थी, वो आज़ादी के बाद भारत में रह गई। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दो तीन बार सांसद रह गई। यूपी की कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर 70 के दशक में मंत्री थी, और अटल जी की सरकार, एनडीए सरकार ने उनको पद्म भूषण भी दिया। भारतीय महिला हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष भी रही, और मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी नेता थी। और जब पाकिस्तान जाने की बारी है, तो मैं अपने लोगों को छोड़ के क्यों जाऊंगी, यहीं पे रह गई। उनके एक इंटरव्यू सुन रहा था, ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ ऑडियो इंटरव्यू, आप भी सुनिएगा वो। उस इंटरव्यू में साफ साफ कह रहे हैं कि जिन्ना ने हमसे सेक्रीफाइस मांगा था कि भाई आप लोग सेक्रीफाइस दो, अपना बलिदान करो, कम से कम आपके हम कौमी भाई जो हैं, जो आपके हम मजहबी भाई हैं, जो उम्मा के लोग हैं, उनको एक अलग देश मिल जाएगा और हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस लालच में भारत के मुसलमान ही जानते थे कि हमें पाकिस्तान जाना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बना दिया। उसके बाद फिर इन्होंने अपनी राजनीति बदल दी। तो डोमिनिक लापेयर लिखते हैं कि जब पाकिस्तान बन गया और दंगे होना शुरू हो गए और आग दोनों तरफ लग गई, तो इनको जिन्ना तो चला गया, और जिनको जिन्ना के साथ कुछ लोगों को जाना था, थोड़े बहुत लोग चले गए, बाकी रह गए यहाँ पर। और यहाँ पर जब इन पर दबाव बनने लग गया और इनको समझ में आया कि क्या अब हमारा कौन, मतलब हमारा रखवाला कौन, तो वो महात्मा गांधी, जिसको ये बनिया बोलकर अपमानित करते थे ये लोग, ये उसकी शरण में चले गए। तो डोमिनिक लापेयर फ्रीडम इंडिपेंडेंट में लिखते हैं कि ये जिन्ना को अपना मसीहा मानते थे, और आज़ादी के बाद भारत के मुसलमान अब गांधी को अपना मसीहा मानने लग गए थे। तो ये इतने चालाक होते हैं, ये अपने ऐसे बदलते हैं कि कहाँ हमें फायदा हो रहा है। ये इनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी यही है। तो गांधी के चरणों में आ गए ये लोग, वो गांधी जिंदाबाद करने लगे। पूरा निकाल के देख लीजिए गांधी का विरोध किस सबसे तक इन लोगों ने किया, तो गांधी के साथ आ गए। तो गांधी, वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, गांधी ने क्यों इतना साथ दिया मुसलमानों को। गांधी ने पूरे मुसलमानों को भारत में रोकने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो बल्कि हिंदू जब दिल्ली में रुके थे मस्जिदों में, हिंदुओं को धक्के मार मार के निकाला गया। भाई डील ये हुई थी ना कि तुम्हारे जो खाली घर है हिंदुओं के पाकिस्तान में, मुसलमानों को दे दिए गए थे, जो यहाँ से मुसलमान गए थे। और यहाँ जो मुसलमानों के खाली घर थे, वो वहाँ क्या हिंदू खाली घर जो रह भी रहे थे लोग, उनको वही बता। तो खाली घर जो कुछ मुसलमान पाकिस्तान चले गए, तो उनके खाली घरों में जब हिंदू रहने चले गए, तो उनको धक्के देके बाहर निकाला गया। बोले क्यों निकाल रहे हो, उधर तो कोई रहता नहीं घर में। बोले नहीं, वो पाकिस्तान से कभी लौट कर आया तो उनका घर खाली होना चाहिए। तो गांधी कहने पे ये सब किया गया। वो कह रहा, लंबी कहानी, अलग विषय है, उसको मैंने अपनी पुस्तक में पूरा विस्तार से लिखा है। तो गांधी ने समर्थन किया। तो गांधी की हत्या की वजह कोई हिंदुत्व थोड़ा है, गांधी की हत्या की वजह तो मुस्लिम तुष्टिकरण है। गांधी की हत्या की वजह तो प्रो पाकिस्तान पॉलिसी जो उनकी थी 55 करोड़ रुपए देने की वजह है। और गांधी की हत्या की वजह तो दो हिंदू और सिख शरणार्थी आए, उनके प्रति उनका बेरुखा व्यवहार है। और लेकिन लांछन हिंदुत्व की विचारधारा पर लगाया जाता है गांधी की हत्या पे। तो गांधी की हत्या की वजह मुस्लिम तुष्टिकरण है। और जब गांधी की हत्या हो जाती है, तो देश में फिर वो एक अलग माहौल बन जाता है। मुस्लिम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं इस देश में। और आप दंगों का आप अध्ययन करेंगे तो 1948 में जो दंगे चल रहे थे गांधी की हत्या के पहले तक, वो रुक जाते हैं। और जहाँ तक मेरा साल अगर मेरा सही, तो 1961 तक, 1961 तक भारत में कोई बड़ा दंगा नहीं होता। छोटे मोटे दंगे होते हैं, लेकिन कोई बड़ा दंगा नहीं होता। तो ये 1961 में शायद जाके जबलपुर में वो दंगा होता है।
तो 13 साल में मुस्लिम इस्टेब्लिश हो गए और 13 साल में वो एक पोजीशन ऑफ पावर, वोट बैंक बन गए। मतलब वो वोट एक बहुत अच्छा, मैं राइटर का नाम भूल रहा हूँ, वो कांग्रेस के एक बड़े नेता भी रहे, अचानक मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि भारत के मुसलमानों, मुसलमान ही थे, एक बड़े मुस्लिम परिवार से आते थे, अचानक नाम भूल रहा हूँ उनका। उन्होंने लिखा लेख में कि चवन्नी देकर कांग्रेस का मेंबर बन जाना चाहिए भारत के मुसलमानों को। और एक पूरी लखनऊ कॉन्फ्रेंस हुई दिसंबर 1947 में, एक लखनऊ कॉन्फ्रेंस की जिसमें भारत के सारे मुसलमान जमा हुए, जिसमें मुस्लिम लीग के नेता भी थे जो पाकिस्तान नहीं गए थे, वो सब जमा हुए। मौलाना आज़ाद ने उसकी अध्यक्षता की थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, और उसमें तय किया कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। तो गांधी ने कहा कि भाई तुम लोग कांग्रेस में आना चाहो तो आने दो। तो वही जो अपने रही मसूम रजा जो के एक उपन्यास है, उसके अंदर लिखते हैं कि वो मुस्लिम लीग उपाध्यक्ष मुस्लिम लीग था, उसने मुस्लिम लीग पे पेंट कर दिया, उस पर लिख दिया कांग्रेस। तो वही मुस्लिम लीग के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, वो पदाधिकारी हो गए, भारतीय राजनीति में घुल मिल गए और कांग्रेस के साथ वोट बैंक बनते गए, अपनी चीज़ें करते गए। और आप इन्हीं के वंशज हैं, वो आप और हमसे बोलते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान होना है। तो इनको बताना पड़ेगा कि कौन सा खून इनका शामिल है। इनको शायद मालूम नहीं हो किस तरह का खून इनका शामिल हो, कितना खून शामिल है, इनको मालूम नहीं है। तो ये इनका इतिहास रहा है इंडियन मुस्लिम वोटर का। तो ये बदले, ये 77 में इनने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी वजह थी संजय गांधी की दसबंदी को लेकर, जो उन्होंने पूरी मुहिम चलाई थी परिवार नियोजन को लेकर संजय गांधी की। और एक दिल्ली में जामा मस्जिद के पास एक बस्ती को उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया था। अभी बुलडोजर बाबा किसी और को कहते हैं अलग बात है, लेकिन संजय गांधी ने मुसलमानों की बस्ती में बुलडोजर चला दिया था। अब ये कहते हैं, अभी ओवैसी का भाषण पढ़ रहा था कि मुसलमानों के घर में बुलडोजर चलाए जाते हैं। तो ये काम तो संजय गांधी, इंदिरा गांधी के जो सुपुत्र संजय गांधी, वो ये काम दिल्ली में कर गए थे। तो इस वजह से भारत के मुसलमान नाराज हो गए थे कांग्रेस से, तो जनता पार्टी का साथ दिया। उसके बाद अपनी मौका परस्ती देखते रहे लोग। और अब इनका पैटर्न ये है कि जो बीजेपी को हरा दे, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी कर रहा हूँ, अगर कोई श्वान भी खड़ा कर दे और उससे हमको उम्मीद हो गई बीजेपी को हरा देगा, तो उसको वोट देकर आ जाएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी कि अधीर रंजन चौधरी एक बहरामपुर से 25 साल तक सांसद रहे। यूसुफ पठान जो एक गुजराती बंदा है, वो बंगाल में जाके लड़ता है। और ये पिछले इलेक्शन में ही 2 साल पहले बायरो का चल रहा था कि ये मार से आए गुजराती लोग हैं, और एक गुजराती बंदे को वहां से खड़ा किया। और 25 देखिए, वो सबसे आश्चर्य की बात आप देखिए इसमें, आप देखिए, अगर मान लो मतलब अब इसका जवाब तो मतलब क्या दिया जाए, मतलब ये मजेदार बात इस आपने अच्छी निकाली है। मतलब चलिए यूसुफ पठान छोड़िए, इरफान पठान होता और वो हरा देता तो समझ में आ जाता। क्योंकि इरफान पठान पॉपुलर था, ज्यादा पॉपुलर है, एक स्टारडम है, दिखने में इरफान पठान ज्यादा अच्छे लगते हैं यूसुफ पठान से। हैट्रिक, पहली ओवर में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं, वो गेंदबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहली ओवर में टेस्ट मैच में हैट्रिक ले ली। तो समझ में आ रहा है यूसुफ पठान का क्या है, मतलब फ्लॉप खिलाड़ी। यूसुफ पठान का मतलब ऐसे क्रिकेटर भी क्या, कीर्ति आजाद जैसे ही है, जैसे टीएमसी के एक और सांसद है कीर्ति आजाद। अब कीर्ति आजाद क्या रन देखिए, जिनके 3 या 4 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, औसत होगा 9 या 10 का आसपास का। वो क्रिकेट, ऐसे क्रिकेटर मतलब कोई ढंग का क्रिकेटर अगर अधीर रंजन चौधरी को हराता तो चल समझ में आता है ना। जैसे गौतम गंभीर एक बड़े क्रिकेटर थे भाई, फाइनल के अंदर परफॉर्मेंस किया था। यूसुफ पठान मतलब उसने हरा दिया यार, किसी इसकी मुसलमान इसकी जीत है। तो मतलब अब समझे जा सकता है मुस्लिम माइंडसेट क्या है वोट देने को लेकर। अभी तो ये एग्जाम्पल है, मतलब ये और उस वक्त ये इशू नहीं आया कि ये बाहर का मुसलमान है। हाँ, ये कुछ नहीं। अरे बाहर का मुसलमान क्या होता है भाई, तो भी मतलब एक जो तो संजय दीक्षित सर जो है उनसे ज्ञान प्राप्त करता है कि उम्मा क्या, वो कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैं तो उसके लिए वही हुई नहीं। जब उम्मा की बात आती है तब वो, अब जैसे हिंदू हो तो वो एक बार के लिए सोचता है। इसमें भी बड़ा इनका है ना, भारतीय मुसलमानों का इसमें भी एक बड़ा अजीब एक फेज है। देखिए, मैं तो भारतीय मुसलमान की पॉलिटिकल सोच की आलोचना करता हूँ और खुलकर करता हूँ। अब देखिए क्या होता है कि इनको फिलिस्तीन को लेकर बहुत दर्द होता है, ओवैसी का देख लेगा फिलिस्तीन को लेकर, जय पैलेस्टाइन। इन्होंने कभी उइगर मुसलमानों के लिए आवाज उठाई नहीं। आपने कभी धरना प्रदर्शन देखा? मैक्रो ने कुछ बोल दिया, मतलब हिजाब पर बोल दिया उसने, कुछ संविधान में संशोधन कर, वो फ्रांस का कर रहा था, तो इन्होंने उसके पोस्टर भोपाल में सड़कों पर उसके पोस्टर चिपका दिए कि इसको जामा मस्जिद के बाहर जीनों पे पोस्टर लगा दिए कि साला इसके ऊपर से हम निकलेंगे। मैक्रो के साथ इन्होंने ये किया। ये फिलिस्तीन के नाम पर इजराइल के साथ क्या करते हैं, इजराइल को लोग कैसे इजराइल के झंडों को जलाते हैं भारत में, ये सब अब तो खैर बंद हो गया मोदी जी के आने के बाद। पहले खूब भारत में इजराइल के झंडे जलाए गए इस देश में। तो फिलिस्तीन को लेकर इनकी छाती में दूध उतर आता है। ठीक है, मैक्रो कुछ कर देता है, उसके लिए उतर जाता है। कभी भाई उइगर मुसलमानों के लिए आवाज उठाओ। आपने देखा कोई धरना प्रदर्शन? ये बहुत, मैं कहता हूँ इनका दिमाग जो है ना,
ये अब हल्के में लेता है आदमी इनको, कहाँ विरोध करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ उम्मा के साथ चलना है, कहाँ उम्मा को दरकिनार कर देना है, कब किसको जिताना है, कब किसको हराना है, इतना कैलकुलेटिव माइंड है ना। और सिर्फ भारत के मुसलमान नहीं, हाँ। पूरे देश दुनिया के मुसलमान, हाँ। कोई चाइना के बारे में नहीं कोई नहीं कहता, करता, ना लेकिन ना कुछ अल जजीरा पे शो चलता है, ना किसी पे कहीं 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 कुछ नहीं चलता है। लेकिन फिलिस्तीन ये पिक। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपको ब्रिटेन में जो अप्रवासी रह रहे हैं या यूरोप में अप्रवासी रह रहे हैं, जो सीरिया से गए या अलग अलग जगहों से अफ्रीकी कंट्री से गए या यमन से गए, जो भी अप्रवासी रह रहे हैं, भाई किसी अप्रवासी को अरब देशों ने जगह दी? भाई ठीक है, सीरिया भी अरब है, और मान लो वहाँ पे अगर प्रॉब्लम चल रही तो सऊदी अरब क्या इतनी जगह है, उसने जगह दी? गाजा UAE ने दी जगह? गाजा के लोगों को जगह दी क्या? कोई अरब कंट्री ने किसी ने नहीं दी। दरवाजे नहीं खोले। फिलिस्तीनी को अपने यहाँ, गजा के लोगों को अपने यहाँ दरवाजे नहीं खोले, और ब्रिटेन और यूरोप ने खोल दिए, और वहां पर अगर कर रहे हैं तो उसका भी समर्थन, गलत चीजों का समर्थन करते हैं। कि वहाँ फ्रांस के अंदर एक बच्चे को पुलिस वाले ने एक गाड़ी नहीं रोकी, कुछ दिन पहले फ्रांस में दंगा हुआ था, मुस्लिम बच्चा था, कम उम्र का था, गाड़ी चला रहा था, पुलिस वाले ने रोका, नहीं रोका तो उसको गोली चला दी, वो मर गया। घटना जो भी थी उसको लेकर पूरा फ्रांस जला दिया, और दुनिया भर के मुसलमान जो है फ्रांस की पुलिस और फ्रांस की पॉलिसी और फ्रांस की सरकार को गाली बकने लग गए। किसी ने सवाल पूछा कि उधर क्यों है प्रवासी, मुस्लिम प्रवासी, तेरे सऊदी अरब ने उसको जगह क्यों नहीं दी? तुम्हारे UAE ने क्यों नहीं जगह दी उसको? पाकिस्तान तुम्हारे पाकिस्तान, पूरे रोहिंग्याओं के लिए, पूरे दुनिया के मुसलमानों की छाती में दर्द, छाती में दूध उतरता है। बांग्लादेश क्यों नहीं ले रहे? बांग्लादेश ने टापू में बंद करके रखा हुआ है। तुम्हें रोहिंग्या को क्यों, इतना बड़ा देश है सऊदी अरब, पेट्रोल डॉलर्स हैं उसके पास है, उसके नाम पे हमारे मक्का में, हमारे मदीना में, हमारे सऊदी में, हमारे रियाद में, हमारे जिद्दा में, हमारे दुबई में भारत के मुसलमान बोलता रहता है। कभी पूछता है कि भाई तुम्हारे सऊदी अरब ने रोहिंग्या को जगह क्यों नहीं देता, सीरिया के लोगों को जगह क्यों नहीं देता, अल्जीरिया के लोगों को जगह क्यों नहीं देता? और जो जगह दे रहे हैं उनके अंदर उनका भी विरोध करते हो तुम, और जिनको जगह देना चाहिए उनका तुम उनसे सवाल नहीं पूछते हो। बड़ी गजब सी मानसिकता है। बीच में बहुत अच्छा एक पोस्ट आया था, आर्टिकल था, एक कुछ था कि जहाँ इस्लामी शासन आ जाता है वहां से भाग जाते हैं लोग कि हम पर तानाशाही हो रही है, हम पे ये नियम लागू हो रहे हैं, और फिर यूरोपियन किसी देश में जाते हैं और वहाँ शरिया की मांग करते हैं। हाँ, अलग इनके वो एक लंबा रिसर्च इस पे करने की ज़रूरत है। तो ये जो वोट पैटर्न जो आप बात कर रहे थे, या इंडियन पॉलिटिक्स में कब कहाँ किसके साथ क्या कैलकुलेशन लगाना है, कब किससे गठजोड़ करना है, कब यादव के साथ मिलकर गठजोड़ कर लेना है, कब दलित के साथ मिलकर गठजोड़ कर लेना है, मतलब पॉलिटिकल सेंस जिसको कहते हैं वो इंडियन मुस्लिम का ज़बरदस्त है। उसी में एक ये भी एग्जाम्पल है कि बाला साहब ठाकरे जो जीवन भर एक हिंदुत्ववादी नेता की तरह माने गए और जिन्होंने खुलकर विरोध किया था मुस्लिम अपीजमेंट का, और जब अब शिवसेना अलग हुई, एकनाथ शिंदे ने क्योंकि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा कि ये कांग्रेस के साथ है और हिंदुत्ववादी नीतियों पे नहीं चल रहे, तो सारे मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे का साथ दिया। तो इसमें ये नहीं देखा कि शिवसेना का इतिहास क्या है, प्रेजेंट में देखते हैं कि कौन सा नेता हमारे यूज है। डॉक्टर अम्बेडकर का एक बात में उस बात को खत्म हो जाएगी कि डॉक्टर अम्बेडकर जब पाकिस्तान अथवा भारत का जो विभाजन देखिए उसमें उन्होंने मुस्लिम वोटर के माइंडसेट की बात की है। उसने कहा है कि मुस्लिम वोटर कुछ सामाजिक सुधार के लिए या प्रगति के लिए वोट नहीं देता, वो ये देखता है कि मेरी मस्जिद तक सड़क बन गई, मेरी मस्जिद में बल्ब लग गया, लेकिन बल्ब शब्द का इस्तेमाल किया, बल्ब जो लाइट होती है, कि अगर मेरी मस्जिद में बल्ब लग गया, ये लग गया, वो उनकी मानसिक सोच जो है उनकी जो उतनी ही है, मतलब अपने लाभ तक सीमित है। और इसलिए वो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, ये हमारी छवि ये बनाई गई कि डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म के विरोधी थे। उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीति का विरोध किया डॉक्टर अम्बेडकर ने, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस्लाम की कुरीति का भी विरोध किया है। तो कभी जो इस्लाम की कुरीति का विरोध करते हैं वो कभी पढ़ाया नहीं जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने बुर्के के बारे में लिखा है कि बुर्के की वजह से मुस्लिम नवयुवक जो है यौन विकृति के शिकार हो जाते हैं, मानसिक यौन विकृति के शिकार हो जाते हैं। कितना हार्ड स्टेटमेंट है वो, उसका पूरा विस्तार से आप उसको पढ़ सकते हैं बुर्के के बारे में जो लिखते हैं वो, उसका प्रभाव जो मुस्लिम युवाओं की सोच पर जो पड़ता है उसको बहुत विस्तार से लिखा है। अब आज आप और हम उसको बोल देंगे तो जाने क्या क्या हमारे खिलाफ हो जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा जाएगा उस पर। हाँ, आज अगर कोई बोलते हैं ऐसा, तो डॉक्टर अम्बेडकर ये तो लिख चुके हैं कि सेक्स मैनिक हो जाते हैं मुस्लिम युवक बुर्के की वजह से, क्योंकि वो अपने आसपास उसी तरह का माहौल देखते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर बेसिकली धर्म के नाम पर होने वाली किसी भी कुरीति के लिए विरोधी थे, चाहे वो हिंदू धर्म में वो कुरीति हो, चाहे वो इस्लाम में कुरीति हो। लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया, सिर्फ वही हिस्सा पढ़ाया गया हिंदू धर्म का। इस्लाम की जो कुरीतियाँ हैं उसका जिक्र जो अम्बेडकर करते करते क्या क्या लिखते हैं वो कभी नहीं पढ़ाया गया। इसलिए अम्बेडकर जो एक बात लिखते हैं उसको, उस बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वो लिखते हैं कि
हिंदू धर्म में भी बुराइयां हैं, लेकिन हिंदू धर्म अपने धर्म की बुराइयों को समझते हैं और स्वयं से उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुसलमान तो ये मानते ही नहीं है कि उनके मजहब में कोई बुराई है। और आगे लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर, इसलिए मुसलमान समाज सुधार के विरोधी होते हैं। तो आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियां थी, उनका विरोध कोई बाहर से करने नहीं आया, हमारे ही समाज से लोग निकले। ब्राह्मण ही थे, सावरकर। तमाम जगह पे मिल जाएंगे। अगर कोई भी कुरीति थी, जिसको कुरीति आज के संदर्भ में माना जाता है, हम रिफॉर्म करते गए चीजों को। लेकिन आपको इस्लाम के अंदर, इस्लाम में सुधार का कोई आंदोलन शायद नजर नहीं आएगा। तो ये बात डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, कोई बात मैं तो नहीं कह रहा। वो कहते हैं मुसलमान समाज सुधार का विरोधी होता है, साफ साफ कोट अनकोट लिखा है उन्होंने। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर की बात तो माननी पड़ेगी ना भाई साहब। मतलब इस देश में डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? अब ये तो नहीं चलेगा ना कि जय भीम के नाम पे कुछ भी करोगे और जब हम सच बताएंगे तो बोलोगे नहीं नहीं, तो जो सच है वो है यही है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो यही लिखा है। और फैक्ट्स तो ये भी होता था कि अब जो जय भीम का नारा चल रहा है, तो जब भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो दलित समुदाय पे हुआ है उन दंगों का। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि दंगों का इस्तेमाल भी मुसलमान ने विक्टिम कार्ड खेलने के लिए किया है भारत में, और बड़ा सोचे समझे तरीके से किया है। जो मैं बात, एक पॉलिटिकल सेंस मुसलमानों में कितना तगड़ा होता है, इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखिए क्या होता है। जब भी भारत में आज की तारीख, जिस 2024 की सिनेरियो में हम बैठे हुए हैं, सिर्फ 2002 के गुजरात दंगों की बात होती है। क्यों? क्योंकि 2002 के गुजरात दंगों में खुद को विक्टिम दिखा के, उसको एंटी मुस्लिम दंगा करार देकर आप बहुत से एक तीर से कई निशाने साध लेते हैं। आप बीजेपी और संघ को आप बदनाम कर देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। चूंकि गुजरात के मुख्यमंत्री तब नरेंद्र मोदी थे, इसलिए नरेंद्र मोदी की निष्पक्षता पे आप सवाल उठा देते हैं। और विक्टिम कार्ड आप खेल ही रहे हैं कि हिंदुओं पे कितने, मुसलमानों पे कितने अत्याचार होते हैं बीजेपी शासन में। तो गुजरात का दंगा इनके नैरेटिव को सूट करता है, इसलिए इनकी सुई गुजरात के दंगों पर अटकी हुई है पिछले 22 साल पे। लेकिन अगर हम जो भारत के दंगों का इतिहास निकाल कर देखते हैं, मैं तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मुरादाबाद के दंगों का। ईद का दिन था, ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, कोई सुअर वहां पर उस नमाज के अंदर दाखिल हो गया, मुसलमानों में नाराजगी हो गई, हंगामा मचना शुरू हो गया। तो पुलिस, जो पीएससी थी, बड़ी यूपी की पीएससी एक समय बड़ी कुख्यात रही है, उसने फायर खोल दिया। कहते हैं कि ईद की नमाज के दिन मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के दौरान 80 मुसलमान मर गए। देखिए, किसी मुसलमान से आपने इस दंगे की बात सुनी? वो कभी इस दंगे की बात नहीं करता। मैं पाकिस्तान के एक पत्रकार है शकील चौधरी, उनके साथ बैठा हुआ था, उनको मुरादाबाद दंगों का किस्सा सुनाया। बोला अच्छा ऐसा भी कोई दंगा हुआ था? मैंने हुआ था, आपको सिर्फ गुजरात दंगे के किस्से बताए जाते हैं, आपको मुरादाबाद का नहीं बताया जाता। बोलो क्यों मुरादाबाद का क्यों नहीं बताया जाता इंटरनेशनल लेवल पर इस दंगे को? मैंने इसलिए नहीं बताया जाता भाई साहब, क्योंकि जो मुरादाबाद का दंगा 1980 में हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी वहां पर, और मुख्यमंत्री थे वीपी सिंह। वीपी सिंह को क्या माना जाता है इस देश में? पिछड़ों का मसीहा, मंडल। तो आप जब मुरादाबाद दंगों की बात करेंगे तो उंगली कांग्रेस पे उठेगी, उंगली वीपी सिंह पे उठेगी। तो भारत का मुसलमान मुरादाबाद के दंगों में मारे गए मुसलमानों को भूल जाता है, भागलपुर में मारे गए दंगों को भूल जाता है, क्योंकि उस वक्त बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। वो भिवंडी के दंगों को भूल जाता है, वहां के मारे गए मुसलमानों को भूल जाता है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। वो मेरठ के दंगे भूल जाता है, वो मुरादनगर के दंगे भूल जाता है, वो हाशिमपुरा भूल जाता है, वो नीली भूल जाता है जब एक रात के अंदर 2400 मुसलमान मार दिए गए थे, क्योंकि सब जगह पे कांग्रेस की सरकार थी। इसके भारत के मुसलमानों के मुंह में दही जम जाता है इन दंगों की बात करते हुए। और देखो 2002 की बात छेड़ के देखो, सब शुरू हो जाएंगे। अरे भैया, गोधरा की बात नहीं करते। हाँ, गुजरात दंगों में गोधरा छुपा देते हैं। दंगे हुए किस वजह से? दंगों की वजह क्या थी? गोधरा थी ना। उसके बाद दंगे हुए, एक्शन का रिएक्शन हुआ, लेकिन फिर भी इनको ये सूट करता है गुजरात दंगा। इसकी सिर्फ गुजरात दंगे, गुजरात दंगे, गुजरात दंगे। क्यों नीली नरसंहार की बात नहीं करते हो? 24 घंटे में नहीं, एक रात 12 घंटे में असम के नीली 2400 मुसलमान मार दिए थे। कोई बात नहीं करता, भाई राष्ट्रपति शासन था या इंदिरा गांधी की सरकार थी केंद्र में, इसकी आप बात नहीं करते। तो ये दंगों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे हम लोग होते हैं, हम सब घर से निकलते हैं तो हमारे जेब में एक पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, 2-3 क्रेडिट कार्ड होते हैं, 2-4 डेबिट कार्ड होते हैं। इनकी जेब में ये होता है नहीं होता मुझे नहीं मालूम, इनकी जेब में विक्टिम कार्ड ऐसे निकाल के, मैं मुसलमान हूँ, विक्टिम कार्ड हरे रंग का होता है, लेके चलते हैं। तो ये इनके साथ समस्या है। पर
ये जो पैटर्न है, इससे क्या कांग्रेस को डर नहीं लगता कि आज तो ठीक है ओवैसी की छोटी पार्टी है, पर कल अगर ओवैसी की थोड़ी नेशनल लेवल पे बड़ी पार्टी हो जाती है तो मुसलमान 1 मिनट नहीं सोचेंगे कांग्रेस की जगह एमआईएम को वोट देने में। तो ये थोड़ा सा एमआईएम को वोट, देखिए मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ कि आप जब मुस्लिम इलाकों का जब आप निकालेंगे तो जिसमें 99% मुस्लिम इलाके जो होते हैं वार्ड वाइज, आप वोटिंग पैटर्न देख के समझ जाएंगे। सबका साथ सबका विकास कहने वाली बातें हैं, अच्छी लगती है चुनावी नारों में, पर सबका विश्वास नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता। मैं आपको एक एग्जांपल बेगमपुरा का देता हूँ। उज्जैन में एक जगह है, अभी मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, पूरी की पूरी किसी ने मेरे से कहा नहीं ऐसा नहीं होता होगा, मैंने लिस्ट निकाल के दिखा दिया, वो पूरा फॉर्म, वो जो पूरा चुनाव आयोग के पास सारी चीज़ें होती हैं, तो वोटिंग पैटर्न बता देता है। तो जो एमआईएम जो आप बात करो उसमें बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि एमआईएम पे भरोसा बहुत ज़्यादा मुसलमानों का भी आज की तारीख में तो नहीं है। और जहाँ वो सक्सेसफुल रही है तो वहाँ जब कैंडिडेट जिस तरह का दिया उन्होंने, उनको लगा कि ये जीत सकता है और उसको वोट देना हमारा बर्बाद नहीं जाएगा, तो उसको उन्होंने वोट दिया। लेकिन जो आप बात कर रहे हो ये बहुत आगे की बात है। मतलब एमआईएम के पास ना उतना स्ट्रक्चर है, ना उतने साधन हैं। नहीं अभी नहीं, अगर 15-20 साल बाद अगर ओवैसी 15-20 साल के बाद की बात तो नहीं जानते, लेकिन 15-20 साल बाद भी मुस्लिमों का जो माइंडसेट है पॉलिटिकल, वो वही रहेगा जो आज है। मेरे इसी बात में आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है। उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। और अगले 15 नहीं, अगले 50 साल बाद भी यही रहेगा, क्योंकि वो दिमागी प्रगति की सोच जो है ना, मतलब आप एक समाज के रूप में जब आप अपने एक सुधार की तरफ या प्रोग्रेसिव जो होते हैं वो बहुत नैरो है, तो ये सोच में मेरे को लगता नहीं 50 साल बाद भी कोई बदलाव होगा। ये सिनेरियो पॉलिटिकल जो बताया ना, जहाँ लाभ, जहाँ यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, हाँ मतलब जहाँ पे ये राष्ट्रवाद, देश को ताकतवर बनाना और वंदे मातरम, अपनी संस्कृति पे गर्व करना, ये इन लोगों की कोई, ये हमेशा एलर्जी है मुस्लिम वर्गों को इन लोगों से। तो उस समय जो भी ये बात कर रहा होगा, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से वोट तय हुआ। और अगर फिर से हम गांधी जी पे बात ले आए, तो ऐसी क्या वजह थी कि गांधी जी को मतलब 1920 से ही एक ऐसा लगाव था मुसलमानों के लिए कि इनको हर चीज़ में वो समर्थन करते गए, और जो गलत भी चीज़ थी कि वहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु हो गई, उसके लिए भी उन्होंने कंडेम नहीं किया वो एक्ट, बल्कि भाई बोला उसको। तो ये एक जो असल में गांधी जब भारतीय राजनीति में आया तो वो ये तर्क देते हैं कि उनको ये लगता था कि मुस्लिम जो है, देखिए भारत ये बहुत बड़ा मिथ है, मतलब पता नहीं क्या इस देश का इतिहास लिखा गया है कि भारत की आज़ादी में मुसलमानों को बड़ा योगदान है। ये बहुत बड़ा झूठ है। तो मुसलमानों ने जो 1857 है उसके बाद जो भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए, वो बेसिकली उम्मा की स्थापना के लिए हुए, वो इस्लामिक राज्य की स्थापना। 1857 वाला भी उसी लिए हुआ था। उसकी माइंडसेट वो था कि हमें इस्लामिक राज्य स्थापित करना है, इसलिए वो अंग्रेजों से कुछ कुछ जगह पे हुए। उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है 1900 की शुरुआत में। तो भारत का मुसलमान कभी मुख्य धारा में नहीं रहा, वो अपने लाभ, अपने नफे नुकसान देख के चलता था, वो हिंदुओं के साथ मुख्य धारा में नहीं था। तो 1920 में गांधी जी को ऐसा लगा कि वो मुसलमानों को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते नहीं। गांधी जी को जल्दी समझ में आ गया कि खिलाफत और खलीफत और असहयोग आंदोलन का जो खिचड़ी पकी, उसका क्या नतीजा हुआ हमने देख लिया। देश भर में दंगे हुए, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई, गांधी ने उसको, उसके हत्यारे को, अब्दुल रशीद को भाई कहा। और अब्दुल रशीद का केस, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा उसके लिए और लोगों ने क्या कहा, सबको सब चीज़ें मालूम है। उसका महाशय राजपाल के साथ क्या हुआ, उस पर भी गांधी ने उनकी हत्यारों का एक तरह से समर्थन किया था। ये सब तो खैर इतिहास ये, लेकिन गांधी एक अहिंसा की बातें करते थे, सब अपनी जगह पर है, लेकिन जिद्दी थे वो, ये उनके समर्थक भी मानते हैं। मतलब उनको जिद है तो जिद है, तो उनकी ये जिद थी कि नहीं मैं मुसलमानों का भी दिल जीतूं। ये जो सिंड्रोम है ना, ये कई लोगों में होता है, ये कई लोगों में है। और ये क्या होता है कि हमारा विरोधी भी हमारी तारीफ करे तो बड़ा अच्छा लगता है। ये कई लोगों में सिंड्रोम होता है। भले हमारा समर्थक दिन भर हमारे जय जयकार कर रहा है, हमारे पक्ष में बात कर रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई खुशी नहीं हो रही, उनको लगता है तो हम कर रही है। लेकिन कोई हमारा विरोधी तारीफ कर दे या कुछ देर के लिए हमारे साथ आके खड़ा हो जाए तो अपनी जीत समझने लगते हैं। ये सिंड्रोम है, ये आज की राजनीति में भी पाया जाता है, भारत की राजनीति। तो गांधी के अंदर भी सिंड्रोम था, उनके मन में रहता था कि मुस्लिम मुझे भी माने, और उसी गलतियों पे गलतियां करते गए। वो एग्जाम्पल है, जैसे वो जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद वो गिरफ्तार हो गए थे गांधी। तो गांधी चूंकि अनशन कर दिया था, कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया था पुणे के
जेल तो नहीं कहूँगा उसको मैं, प्रिंस आगा खान महल के अंदर उनका निधन हो गया था और गांधी उसी महल के अंदर नज़रबंद थे। तो बीमार पड़ गए तो अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया और बाकी लोग अहमदनगर किले के अंदर बंद थे, बाकी पूरी कांग्रेस के सरदार पटेल, नेहरू वगैरह जितने बड़े नेता थे। तो गांधी ने बिना इनसे सलाह किए सीधे जिन्ना के साथ बातचीत का फैसला कर लिया और जिन्ना के साथ बातचीत शुरू कर दी। तो अबुल कलाम आज़ाद अपनी पुस्तक इंडिया में फ्रीडम में लिखते कि गांधी के इस कदम से बहुत गलत संदेश गया। जिन्ना जिसे पूरे मुसलमान अपना नेता नहीं मानते थे, गांधी जब उसके पीछे पीछे भागने लग गए, मुसलमानों को लगा कि जब गांधी जिन्ना के पीछे पीछे भाग रहे हैं तो जिन्ना कोई बड़ा आदमी होगा और देश भर के मुसलमानों के एकमेव नेता जिन्ना बन गया। पूरा उन्होंने आधा से ज्यादा मैं पूरा एक पेज ही गांधी और जिन्ना की मुलाकात में गांधी की नीतियों की आलोचना करते हुए मौलाना आज़ाद ने लिखा है। अब मौलाना आज़ाद की बात तो माननी पड़ेगी ना भाई, मौलाना है, मौलाना आज़ाद है देश के पहले शिक्षा मंत्री, धर्मनिरपेक्षता के लंबरदार, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। गांधी की आलोचना करी कि गांधी ने जिस तरह की बटरिंग की एक तरह से जिन्ना की, उनका भाव यही है, मौलाना आज़ाद ने अपनी पुस्तक का जो भाव है कि जिस तरह से पीछे भागे वो जिन्ना के, तो गांधी में हमेशा ये था कि मुसलमान मेरे साथ आ जाए, मुसलमान मेरे साथ आ जाए। इवन आज़ादी के बाद वो प्रार्थना सभा में पूछते थे भाई कितने मुसलमान आ जाए, तो जब 2-3 ही हाथ ऊपर उठते थे तो बड़ा निराश हो जाते थे वो। ये उनकी प्रार्थना सभाओं के अंदर आप कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी पढ़ेंगे आप, संपूर्ण गांधी वांग्मय, तो उसके अंदर आप रोज प्रार्थना सभा का जिक्र होता है। तो उनका एक उन्होंने अपने चेले चपाटों को हिदायत दे रखी थी गांधी ने कि जो भी हिंदू और सिख मेरी प्रार्थना सभा में आते हैं उनको अपने साथ एक मुसलमान लाना पड़ेगा। दिल्ली में जब ये बिरला भवन में एक फ्री, हाँ एक पे एक लेकर आओ, ये स्कीम थी उनकी और बिरला भवन में करते थे वो। तो हर प्रार्थना सभा पूछते आज कितने मुसलमान आए थे, 2 या 3 ही हाथ खड़े होते थे। अरे भैया तुम ठीक है, कुरान की आयतों का पाठ होता था गांधी की प्रार्थना सभाओं में, लेकिन साथ में भजनों का ही पाठ होता था। ईश्वर तो, तो कोई काफिर जो है वो कुरान पढ़ रहा है तो वो कई कुछ लोगों को ठीक नहीं लगता था कि भाई जो गैर इस्लामिक व्यक्ति है वो कुरान का पाठ कर रहा है। एक तो ये बात उनको मुसलमानों को ठीक नहीं लगती थी, और दूसरा राम के भजन सुनने कौन मुसलमान जाएगा भाई। राम के भजन भी, और वो शिर्क भी करते थे वो रोज की, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर एक कैसे हो सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा अपराध आप मान सकते हैं। ये तो आज भी अभी जो राहुल गांधी ने जो कहा, कुछ लोगों की नजर में अपराध हो सकता है भाई। तो भाई कौन जाएगा मुसलमानों, उनका फायदा निकल गया था भाई। जब मुसलमान सुरक्षित होना शुरू हो गया, दंगे होना बंद हो गया और गांधी ने अपना लिया, कांग्रेस ने अपना लिया, मुस्लिम लीग छोड़ के कांग्रेस के पद मिलने लग गए, उनका काम निकल गया था। तो वो जो मुस्लिम माइंडसेट है हर दौर में वो उसी तरह से काम करता है, नफा नुकसान देखता है। तो प्रार्थना सभा में थोड़ा जाते थे मुसलमान उनकी, और गांधी रोज पूछते थे भाई कितने मुसलमान, तो कभी 2 हाथ उठ रहे हैं, कभी 3 हाथ उठ रहे हैं। तो बापू का सिर्फ इस्तेमाल हुआ, और बापू को ये था, हमारे बापू को ये लगता था बस हमें मुसलमानों को साथ चाहिए, मुसलमानों को साथ चाहिए। कभी मुसलमान साथ नहीं है उनके, गांधी जी को कभी मुसलमानों को साथ नहीं मिला। वो सूरावर्दी उनके साथ रहने चला गया, तो वो अपने फायदे के लिए गया। जब जिन्ना ने सूरावर्दी पूछ रहा बंगाल, जिसने डायरेक्ट एक्शन डे, जिसने लाखों हजारों हिंदुओं की हत्याओं में जिसका हाथ था, जिसने नौआखरी का मास्टरमाइंड वो था, बंगाल का कसाई। तो जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, तो सोहरावर्दी और जिन्ना के संबंध अब तक खराब हो चुके थे, क्योंकि सोहरावर्दी अपने आप को जिन्ना की बराबरी के समझने लग गया था, क्योंकि बंगाल का प्राइम मिनिस्टर था, एकीकृत बंगाल का, उस समय सीएम को प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। तो जिन्ना से उसके मतभेद कई मुद्दों पे हो गए थे। वो असल में एक बंगाल को अलग देश बनाने की मूड में उस समय आ गया था, क्योंकि सोहरावर्दी को समझ में आ गया था कि बंगाली मुसलमान का भविष्य जो है वो पंजाबी बोलने वाले मुसलमान के साथ नहीं हो। तो वो यूनाइटेड बंगाल नाम के एक अलग देश बनाने की एक षड्यंत्र में शामिल हो गया था, और ये बात जिन्ना को मालूम पड़ गई। तो 14 अगस्त को जिन्ना, मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, जब 14 अगस्त को जिन्ना से मिलने उसके पहले जब सोहरावर्दी गया, तो जिन्ना ने कहा कि मेरे पाकिस्तान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और जब तक मैं जिंदा हूं तो तुम्हें कोई पद तो मिलेगा नहीं। तो जो पूर्वी पाकिस्तान बना और जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो उसके जो पहला जो उसके हेड बने वो नजीमुद्दीन को बना दिया, सूरावर्दी को नहीं बनाया उसने, सूरावर्दी को साइडलाइन कर दिया। तो सूरावर्दी को कौन याद आया? गांधी। तो सूरावर्दी जब दिल्ली आया, कराची एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, मेरी पुस्तक का पूरा वर्णन है उसका, तो उसको दिल्ली एयरपोर्ट में खबर मिली कि इस वक्त महात्मा गांधी जो है कलकत्ता में, ये बात है आज़ादी के समय की। तो महात्मा गांधी कलकत्ता पहुंच गए थे आज़ादी के पहले 3-4 दिन पहले। तो भागा भागा ये कलकत्ता गया और गांधी के पास पहुंचा, बोला कि बापू अब मुझे बताइए, और ये मुसलमानों पे ये हो रहा है। तो सब तो हिंदू भारी पड़ चुके थे, भारत आज़ाद हो चुका था, कांग्रेस की सरकार थी बंगाल में, हिंदुओं की पुलिस थी, तो हिंदू भारी पड़ रहे थे। तो गांधी ने अपने हैदरी मेंशन, आज भी वो इस म्यूजियम बना रखा है कलकत्ता में,
वहाँ पे सुहरावर्दी को अपने साथ रखा। और जो प्रार्थना सभा होती थी गांधी की दिल्ली में, उससे सुहरावर्दी साथ में बैठता था। तो गोडसे ने जो 20 जनवरी को पहला हमला किया था गांधी पे, तो जब वो रैकी करने गए थे तो नारायण आप्टे और गोडसे और दिगंबर बन गए, तो उन्होंने जगह स्पॉट की थी। जब वो रैकी करने के लिए जाते हैं तो बाहर सुहरावर्दी उनको आता हुआ दिखाई देता है। तो वो नारायण आप्टे बोलता है अपने बाकी साथियों को, बोले ये सुहरावर्दी काला सूट सिस्टम में रखा है, शाम को हमें ऐसे भी मारना है। तो गांधी के साथ साथ वो सुहरावर्दी को भी ये लोग मारना चाहते थे। तो सुहरावर्दी का बड़ा जबरदस्त किस्सा है। सुहरावर्दी पाकिस्तान क्यों नहीं गया? बाद में पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना 1955-56 में, क्योंकि उसकी सारी फैक्ट्रीज, उसकी सारी जमीन, सारा बिजनेस कलकत्ता में था। तो पहले उसने उसको बाइंड अप किया, गांधी का सहारा लिया। फिर जब गांधी की डेथ हो गई तो नेहरू के साथ चिपक लिया। तो नेहरू का एक पत्र है जो उसने तत्कालीन वित्त मंत्री को नेहरू ने लिखा है। तो इसने बड़े बेईमानी कर रखी थी इसने, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो मदद आती थी अकाल पीड़ितों को खा जाया करता था। ये उस समय नागरिक आपूर्ति मंत्री था सुहरावर्दी 1942 में। तो ये पूरा पैसा डकार जाता था, मदद भी पहुंच देता था अकाल पीड़ितों तक। तो बहुत पैसा कमा लिया था इसने। तो इनकम टैक्स ने, भारत का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था आज़ादी के बाद, उसने उसको लंबा चौड़ा एक रिटर्न वो भेज दिया कि तुम्हारे ऊपर इतने बकाया निकलते हैं। तो नेहरू के पास मिलने पहुंच गया, बोले मेरे से इतना इनकम टैक्स मांग रहे हैं लोग और ये खबर पाकिस्तान में लीक हो गई है। तो पाकिस्तान के अखबार लिख रहे हैं कि देखो जो भारत में मुसलमान रह गया उसकी कितनी दुर्गति हो रही है, उसको किस तरह से भारत का टैक्स डिपार्टमेंट परेशान करता है। जैसे आज ईडी का हवाला दिया जाता है ना, ऐसे सुहरावर्दी ने देखा कि पाकिस्तान के लोग ताना मार रहे हैं, डॉन अखबार लिख रहा है कि देखो भारत में रुक गया सुहरावर्दी का क्या हश्र कर रही है वहाँ की इनकम टैक्स। तो नेहरू बड़े व्यथित हो गए। जैसा अम्बेडकर ने कहा था कि मुसलमानों पर होने वाले किसी काल्पनिक अत्याचार से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्वेलित हो जाते हैं, ये अम्बेडकर के शब्द है। तो ये साबित हुआ। तो जैसे सुहरावर्दी रोया तो नेहरू ने वित्त मंत्री को उसी रात उनके पास से रोकर निकला उनके घर से, उसी रात, ये मैं नहीं कह रहा, सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू आप पढ़ लीजिए, उस पर वो पत्र है कि सुहरावर्दी पर आपने जो इनकम टैक्स का इतना बकाया ठोक दिया है, इससे भारत की छवि जो है वो पाकिस्तान में खराब हो रही है। और पाकिस्तान इस बात का लाभ उठाकर ये साबित करने में लगा हुआ है कि भारत सरकार जो है मुसलमानों की विरोधी है। भाई साहब उसको लाखों रुपए का टैक्स माफ कर दिया। और जब टैक्स माफ कर दिया, उसने पूरा बिजनेस सेट कर दिया, तो एक रात में चुपचाप निकलकर सीधे कराची में प्रकट हुआ। और तब तक जिन्ना भी मर चुका था, तो उसकी राजनीति में जगह बन गई पाकिस्तान की, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सुहरावर्दी भारत के इनकम टैक्स से इतना डरता था। उसका किस्सा लिखा है लियोनार्ड मोस्ले ने। लियोनार्ड मोस्ले जो है वो ब्रिटेन के बहुत बड़े पत्रकार थे। तो उन्होंने भारत की आज़ादी पे एक पुस्तक लिखी है। तो उसमें वो लिखते हैं कि जब सुहरावर्दी का प्लेन कराची से ढाका जा रहा था, तो बीच में पेट्रोल ईंधन डलवाने के लिए उसको कलकत्ता एयरपोर्ट पे रुकना था, क्योंकि उस वक्त ऐसे विमान नहीं होते थे कि जो इतनी लंबी लंबी फ्लाई कर सके, उसके लिए बीच में ईंधन भरवाना पड़ता था। तो उसने भारत की जो पश्चिम बंगाल सरकार थी तत्कालीन, वहां को पत्र लिखा कि मेरा विमान ईंधन भरने के लिए रुकेगा, लेकिन कोई इनकम टैक्स का अधिकारी मुझसे पूछताछ के लिए मेरे फ्लाइट में नहीं आएगा। मतलब वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, लेकिन भारत में इनकम टैक्स तो बकाया था उसके ऊपर। तो गांधी नेहरू के समय बहुत कुछ हुआ पैसा, मतलब किससे सुनाते जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, इतने पाप है। तो हरि कथा अनंता है। तो और जो गांधी की हत्या हुई उसके बाद जो गांधी जी का महिमा मंडन हुआ पूरे देश में और दुनिया में, तो क्या आपको लगता है कि अगर गांधी जी की हत्या नहीं होती और वो नेचुरल डेथ होती अगर, और 4-5 साल में अगर उनकी मृत्यु हो जाती, तो क्या आज उनका वो स्टैचर होता भारत में या कहीं और की? शायद उतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा गांधी का व्यक्तित्व छोटा है, गांधी बहुत महान है, सारी दुनिया उनको मानती है, लेकिन गांधी की हत्या की वजह से उनका व्यक्तित्व जो था वो और बड़ा हो गया। मतलब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर मैं गांधी के वैचारिक अगर मैं आलोचना करना शुरू कर दूंगा तो मुझ पर ऐसे लोग टूट पड़ेंगे जैसे मैंने कोई ईश निंदा कर दी है, ब्लास्फेमी कर दी है। मतलब भगवान के तुल्य उनको मान लिया गया। अगर उनकी हत्या नहीं होती तो शायद ये जो स्थान उनको प्राप्त हो गया, जो तत्कालीन सरकारों ने और गांधीवादियों ने उनको दे दिया, वो अगर हत्या नहीं होती तो वो शायद वो गांधी को स्थान प्राप्त नहीं होता। और ये बात कोई मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हवा में। अगर आप उस दौर के अखबारों का अध्ययन करें, उस दौर में जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उस दौर का कोई अखबार, उस समय कोई संघ के मुखपत्र ने क्या लिखा, मैं उस पर नहीं जा रहा। न्यूट्रल अखबार, न्यूट्रल रिपोर्टिंग, न्यूट्रल बुक्स, न्यूट्रल लोग जिन्होंने अपने संस्मरण लिखे, उन सबको पढ़ लीजिए आप। और
सब हटा दीजिए, चलो ये भी मत पढ़ो आप गांधी की खुद के प्रार्थना सभा के भाषण पढ़ना शुरू कर दीजिए, अंतिम समय के उनके। और प्यारेलाल नैयर जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, जो पूरे समय गांधी जी के साथ 24 घंटे साई की तरह रहते हैं, उनकी आप गांधी पूर्णाहुति 4 खंड है वो पढ़ लीजिए आप, सब न्यूट्रल लोग। आपको मालूम पड़ जाएगा कि गांधी अपने अंतिम दिनों में अपनी लोकप्रियता जो उनकी थी, मैं नहीं कह रहा गांधी लोकप्रिय नहीं थे, कई लोग बोलते हैं आप ये कहना चाह रहे हो गांधी लोकप्रिय थे, लेकिन अगर उनकी लोकप्रियता की तुलना उनकी लोकप्रियता से की जाए, मतलब गांधी की लोकप्रियता को अगर हम उसके एक ग्राफ बनाए कि भाई 1916 में कितनी थी, 1920 में कितनी थी, 1926 में कितनी थी, 32 में कितनी थी, तो अगर ऐसा ग्राफ हम बनाएंगे तो 30 जनवरी 1948 शाम 5:16 उनकी मृत्यु से 1 मिनट पहले उनकी जो लोकप्रियता का जो ग्राफ था वो अपने सबसे निचले स्तर पर था, सबसे निचले स्तर पर था गांधी की लोकप्रियता के कंपैरिजन में। और वो गोली मार के वो एकदम लोकप्रियता का ग्राफ वापस से उनकी मृत्यु के बाद वो आसमान पे पहुंच जाता है, क्योंकि ये फैक्ट है। हम देखा, आप इंदिरा गांधी की हत्या को ले लो या आप राजीव गांधी की हत्या को ले लो, वो दोनों चुनाव परिणाम में झलकता है। हमें कोई चीज परखने के लिए इंडियन भारतीय समाज की जो मानसिकता है उसको आप फैक्ट्स और फिगर्स इन चुनावों से, उसकी सोच, कई चीजों से निकाल सकते हो आप। तो जब किसी बड़े नेता की हत्या हो जाती है तो जाहिर तौर पर जो सहानुभूति होती है, उसके प्रति जो सोच होती है वो बदल जाती है। आप इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद देखो कैसे आज तक भारत के इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी को नहीं मिली जो राजीव गांधी को उस समय मिली। 400 इवन आप 1991 में खुद राजीव गांधी की हत्या के बाद आप देख लीजिए कि 1991 में जो बाकी 2 दौर के चुनाव थे, वो पहले दौर का जो 3 दौर में चुनाव हुआ था, तो एक दौर तो हो चुका था, 19 मई को वोटिंग हो चुकी थी, 21 मई को राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और फिर वो चुनाव जून तक टल जाता है। तो वो जो चुनाव टल गया जून में, उनके रिजल्ट आप देख लो, बहुमत तो स्पष्ट बहुमत तो नहीं आया था नरसिम्हा राव सरकार को, लेकिन बहुमत के काफी करीब नरसिम्हा राव सरकार पहुंच गई थी। उस दौर में जब मिली जुली सरकारों का दौर भारत में आ चुका था, तो भारतीय समाज में जब कोई ऐसी घटना होती है तो सहानुभूति उत्पन्न होती है नेता के प्रति, और अगर उसको फिर सरकार एक एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करे, तो गांधी की हत्या का इस्तेमाल, मतलब उनकी जो चिता है वो कभी कांग्रेस ने बुझने ही नहीं दी। मतलब एक कहावत है ना कि किसी की चिता पर राजनीति की रोटियां सेकना, बहुत चलती है कहावत। तो भारत में अगर किसी व्यक्ति की चिता पर पहली राजनीति की रोटी सेकी गई तो वो नेहरू ने, गांधी की थी, और रोटी सेकने वाला नेहरू था। और बड़ी दिलचस्प बात है कि आज 75-76 साल हो गए, वो चिता जली रही है, उस पर रोज उस धीमी आंच पे जलाया जा रहा है। हाँ, गांधी की हत्या का इस्तेमाल करके आप कभी हिंदुत्व को गाली बकलो, कभी वीर सावरकर को बकलो, कभी आप संघ को पे बकलो, तो उसका इस्तेमाल हो रहा है लगातार। तो पूरी जो एनर्जी थी गांधी की हत्या के बाद, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पीछे करने के लिए नेहरू सरकार ने पूरी ताकत लगा दी, संघ पर प्रतिबंध लगा दिया और पूरा बैकफुट पर धकेल दिया हिंदुत्व को, हिंदुत्व की विचारधारा को, और गांधीवाद को लादना शुरू हो गया। मतलब अब उसके बाद जो हुआ अब हम सब ने देखा ही है कि फिर वो एक नैरेटिव चल पड़ा कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो क्या मन भगत सिंह क्या कर रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद क्या कर रहे थे? मतलब ऐसी कैसी अहिंसा से आज़ादी मिली? 40 लाख लोग मर गए 1947 के पार्टीशन में, और आप उनको कहते हो कि बिना खड़क बिना ढाल आज़ादी मिल गई। भाई इतनी लाखों लाशों पर तो आज तक दुनिया के किसी देश को आज़ादी नहीं मिली। आप निकाल लीजिए दुनिया के हर देश की आज़ादी का, अफ्रीका में इतने देश आज़ाद हुए, एशिया के इतने देश आज़ाद हुए, दक्षिण अमेरिका के इतने देश आज़ाद हुए, हम निकाल के देख लीजिए ना, किसी एक साल के अंदर 40 लाख लोग मर जाएं, इससे ज़्यादा हिंसा क्या हो सकती है? और फिर आप हमको तुर्रा ये है कि वो तो बिना ढाल बिना खड़क के आज़ादी मिल गई। तो नैरेटिव बिल्ट हो गया उसके बाद, क्योंकि दूसरा विरोध करने वाला मौजूद नहीं था, और जो विरोध करते थे, जो गांधी जी की विचारधारा से सहमत थे, वो सब कॉर्नर कर दिए गए। क्योंकि आप जैसी गांधी का वैचारिक विरोध करोगे तो आप सांप्रदायिक हो जाओगे, आप ईस्ट इंडिया के अपराधी हो जाओगे, आपके ऊपर ऐसा लगेगा जैसे कोई आपने ब्राह्मण की हत्या कर दी, और एक सब शास्त्र लिखा रहा था ना, गो ब्राह्मण हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया था। तो गांधी की सिर्फ आलोचना बात, मैं तो उसको झेलता हूँ ना भाई, मैं बार बार कहता हूँ, मैं तो, मुझे लोगों ने ऐसा टैग कर दिया आपने गांधी के विरोध में पुस्तक लिखी। गांधी के विरोध में पुस्तक नहीं लिखी है, जो जैसा था वैसा मैंने बताने की कोशिश की है। अरे भाई, अगर मान लीजिए मैं, कोई व्यक्ति है जो ये मानता है कि स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं करना चाहिए था इंदिरा गांधी को, ये एक विचार हो सकता है ना। इस लोकतंत्र में इतनी आज़ादी है ना, किसी व्यक्ति को, कोई न्यूट्रल व्यक्ति करे कहता है नहीं यार इंदिरा गांधी को स्वर्ण मंदिर में सेना नहीं भेजनी चाहिए थी,
टैंक नहीं भेजने चाहिए थे, इससे भावनाएं आहत हुई। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो आदमी बेअंत सिंह, सतवंत सिंह या केहर सिंह का समर्थन कर रहा है जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। अगर मान लीजिए मैं और आप, हम दोनों ही मानते हैं कि नहीं यार, राजीव गांधी को शांति सेना नहीं भेजनी चाहिए थी श्रीलंका में, वो शांति सेना जिस मकसद से भेजी गई वो निट्टे से उलझ गई और दोनों तरफ के लोग मर गए, मतलब नहीं, डिसीजन ठीक नहीं था, शांति सेना श्रीलंका में नहीं भेजना चाहिए थी। तो क्या इसका ये कहने का मतलब ये तो नहीं है कि वो व्यक्ति राजीव गांधी की हत्यारे प्रभाकरण, लिट्टे, शिवरासन या धनु जो उसकी मानव बम थी राजीव गांधी को मारने वाली, उसका समर्थन कर रहा है। हम राजीव गांधी की श्रीलंका नीति की, उनकी विदेश नीति की, उनकी शांति सेना भेजने की आलोचना कर रहे हैं। हम राजीव गांधी के हत्यारों का समर्थन नहीं कर रहे। हम इंदिरा गांधी की पंजाब नीति को लेकर, खालिस्तान को लेकर जो उनकी नीति थी, या ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम उनके हत्यारों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप गांधी की नीतियों का विरोध करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप गोडसे का समर्थन कर रहे हैं। ये समस्या है। तो उस वजह से जो आपका सवाल है कि ये साल दर साल लोग बुलाते गए, लोगों के जो बाकी लोगों के योगदान थे वो साइड लाइन चले गए। अब सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर और राजीव गांधी, इन तीनों को एक साथ एक साल में भारत रत्न दिया जा रहा है। मतलब वो राजीव गांधी जिसके नाना के से भी उम्र में बड़े थे सरदार पटेल, और राजनीति में नाना से भी सीनियर थे, जवाहरलाल नेहरू से भी सीनियर थे, और जो जवाहर के संबोधित करते थे नेहरू को, उस व्यक्ति को जिसने राजीव गांधी को गोद में खिलाया होगा उसके साथ भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर, मतलब क्या व्यक्तित्व है, पूरी दुनिया मतलब उसको कितना मानती है, और आप राजीव गांधी के साथ भारत रत्न दे रहे हो यार। तो ये हुआ इस देश में, तो बुला दिए गए लोगों को, मालूम नहीं पड़ा कौन क्रांति, मतलब बड़े दर्दनाक किस्से हैं। मतलब कभी किसी दिन चर्चा करेंगे तो निकलेंगे। तो चंद्रशेखर की आजाद की मां के साथ क्या हुआ इस देश में, मतलब अगर सावरकर के परिवार को कितने सालों तक उनकी जमीन नहीं दी गई थी। बहुत सारी चीजें, बहुत अत्याचारों की कहानी है। चलो सावरकर से तो आपका राजनीतिक विरोध हो सकता है, क्रांतिकारियों से आपका क्या राजनीतिक विरोध था? नरम गल गरम दल, इतना ही तो विरोध था ना। तो बहुत मतलब एक ही परिवार पे केंद्रित रख दिया गया, गांधी सरनेम और नेहरू सरनेम, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है भारत की आजादी। नहीं, पर ये गांधी का भी जब समर्थन करते हैं और सावरकर को इतनी गंदी गंदी बातों से वो ये करते हैं, तो वो ये नहीं बताते कि गांधी के सावरकर के बारे में क्या विचार थे। जब नहीं, कभी नहीं बताएंगे ना कि गांधी ने खुद पिटीशन लिखी थी ब्रिटिश को, पिटीशन गांधी माथी योजना जो लेकर आई थी कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर आप साथ दोगे ब्रिटिश सरकार का, तो हम भारतीय युवाओं को जो कठोर सजाएं पा रहे हैं उनको रिहा करेंगे, भारतीय क्रांतिकारियों चाहे वो तो एक माफी स्कीम थी, एक तरह से कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार। गांधी खुद कहते थे कि इस स्कीम का लाभ, इस योजना का लाभ वीर सावरकर को क्यों नहीं मिल रहा, उनके भाई गणेश सावरकर को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। ये दोनों भाई तो बड़े योद्धा हैं, ये दोनों भाई तो मेरे से पहले ब्रिटिश सरकार की बुराइयों को पहचान चुके थे। यंग इंडिया में लेख है उनके। तो वो सब बाद में भी जब वो रत्नागिरी गए थे तो उनका एक भाषण है कि वो कहा कि उन्होंने कि रत्नागिरी में मुझे दो ही चीजें पसंद है, एक ही यहाँ का समुद्र और दूसरे वीर सावरकर। हाँ, वो देखिए समय के साथ चीजें ऐसी बना दी गई ना, मतलब कि एक केंद्रित कर दिया गया भारत के इतिहास को। और दिक्कत ये मेरे को वामपंथी इतिहासकारों को इनकी सोच पे मुझे हंसी आती है कि कितने मतलब है तो बड़े शातिर, लेकिन जो जितना शातिर होता है वो उतना ही मूर्ख भी होता है, और जिसको आप बालक बुद्धि कहते हो उतना ही शातिर होता है। समझ रहे होंगे मैं किस तरह इशारा है मेरा। तो इन लोगों ने देखिए क्या होता है कि प्रगति से काल आर्यन थियरी जिसको हम कहते हैं उसको गढ़ा गया इस देश में, है ना। तो उसको समझने के लिए एक विशेष योग्यता की जरूरत है, क्योंकि उसमें शिलालेख भी है, उसमें तमाम लिंग्विस्ट है, जीनियोलॉजी है, बहुत तमाम ज्ञान भी है, जानकारी भी है, आर्कियोलॉजी तमाम। उसको समझने के लिए विशेषज्ञता चाहिए। मध्यकाल का जो इतिहास है उसको समझने के लिए भी कुछ एक विशेषज्ञता चाहिए। अशोक के काल को भी समझना है तो उसके लिए वो शिलालेख, वो भाषा, वो सब ज्ञान होना चाहिए आपको। ठीक है, वो एक्सपर्टीज हर किसी के पास नहीं होती, तो आपने वहां तक तो बेवकूफ़ बना लिया, समझ में आता था। मैं आपसे पूछता हूँ 1920 के बाद के इतिहास को समझने के लिए कौन सी विशेषज्ञता चाहिए? अरे भाई सब कुछ तो नेशनल आर्काइव में पड़ा हुआ है, फोटो सहित। क्योंकि आज हम सब जो व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं वो डिलीट कर देते हैं, हम फोन पर बात होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती तो डिलीट हो जाती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, जो बात होती थी पत्र व्यवहार में होती थी। इवन नई युवा पीढ़ी जानती नहीं होगी, ट्रंक कॉल नाम की एक चीज हुआ करती थी बहुत पहले से, कि एक शहर से दूसरे शहर फोन ट्रंक कॉल करके किया जाता था। और कई ऐसे बड़े शहर भी थे जहाँ पे
टेलीफोन एक्सचेंज होते थे तो एक लाइन से दूसरी लाइन को मिलाते थे, तो टेलीफोन पर बात करना बहुत रिस्की होता था। तो जो बड़े नेता जब आपस में एक दूसरे से बात करते थे तो पत्रों के माध्यम से करते थे, क्योंकि टेलीफोन पे कोई सुन भी लेता था। तो जो उस वक्त बातचीत हुई है वो सब पत्रों के माध्यम से हुई है। उस वक्त अखबार छपना शुरू हो गए थे, रेडियो भी आ चुका था, ऑडियो रिकॉर्ड होते थे लोगों के। उस वक्त के लोग आज के लोगों की तरह तो थे नहीं, आज के ब्यूरोक्रेट्स की तरह या आज के नेताओं की तरह जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। सबने अपने संस्मरण लिखे। उस वक्त का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने अपनी आत्मकथा ना लिखी हो सरदार पटेल को छोड़ के। लेकिन सरदार पटेल की बेटी ने उनके सारे पत्र छाप दिए, क्योंकि वो उनकी एक तरह से पर्सनल सेक्रेटरी की भूमिका में रहती थी मणिबेन पटेल, तो उन्होंने सारे पत्र को छाप दिए। तो उस दौर के हर नेता का जीवन जो है वो खुली किताब की तरह है। तो उस दौर के इतिहास को समझने के लिए आपको किसी मूर्ख इरफान हबीब की, छोटा बड़ा लंबा मोटा जितने भी इरफान हबीब है, 3-4 है वो, बाहर जो भी है, किसी मूर्ख रोमिलाल थापर की, किसी बेवकूफ DN झा की, ये जितना बुरा बुरू इतिहासकारों का गैंग उल्टे हाथ से लिखने वाले, सबकी कोई जरूरत ही नहीं है। सब कुछ तो नेशनल आर्काइव में पड़ा हुआ है। 5 रुपए देकर तो फोटोकॉपी मिल जाती है आपको गांधी के पत्र की, हैंड राइटिंग में उनकी। अब उसको उस फ्री में ही अवेलेबल, आधे से ज्यादा तो आर्काइव पे। उस पत्र को पढ़ने के लिए मैं किसी DN झा की एक्सपर्टीज चाहिए मुझे। बापू लिख रहे हैं, मेरे बापू ने लिखा है, मेरे बापू के अक्षर है, मेरे प्रिय महात्मा गांधी जी के अक्षर है। तो कौन भाई साइड हट, मेरे को लिखा क्या लिख के गए हूँ, उनने अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग के लिए लिखा, तो तू ना बताएगा भाई मेरे को, खुद ही लिख के गए ना, मैं पढ़ दूंगा उसमें, तेरी जरूरत नहीं है बीच में। तो ये समझने की जरूरत है। इन्होंने उसमें भी घालमेल कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि आने वाला समय जो है वो इंटरनेट और AI के दौर का इतना जबरदस्त होगा कि हर चीज अवेलेबल होगी और आदमी की जागरूकता हो जाएगी, नए नए रिसर्चर पैदा हो जाएंगे जो नॉन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आए होंगे। अभी देखिए इतिहास में अच्छा काम कर रहे हैं, कोई इतिहास की पढ़ाई करके नहीं आया हो उनमें से, कोई इंजीनियर है, कोई पत्रकार है, कोई दूसरा विभाग का कुछ है। भाई ये आधुनिक इतिहास पढ़ने के लिए कोई तो इन सबकी किसी की जरूरत नहीं, सब नेशनल आर्काइव में पढ़ा हुआ है, आधे तो ऑनलाइन उपलब्ध है। आपको पाकिस्तान की इतिहास को पढ़ना तो पाकिस्तान के आर्काइव में जाके आपको जिन्ना के लेटर लिखे हुए मिल जाते हैं। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आज की तारीख में खुली हुई, जिसमें पूरे ब्रिटिश दस्तावेज रखे हुए हैं आज़ादी के पहले के। माउंट बैटन का पूरा जो कलेक्शन है, जिसमें गांधी के हाथ के लिखे हुए पुर्जे, गांधी अब मौन व्रत रखते थे सोमवार को तो पुर्जे पे लिख के बात करते थे। तो ऐसे ही जब भारत का पार्टीशन होने वाला था और 3 जून और 4 जून का जो सोमवार था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान आज कितना अच्छा दिन है कि गांधी का आज मौन व्रत है, तो अड़ंगा डाल दे कहीं। तो गांधी ने पुर्जे पे लिखा, वो पुर्जा तक माउंटबेटन ने संभाल के रखा, वो माउंटबेटन आर्काइव्स में पड़ा हुआ है, मैंने देखा है वो पुर्जा ऑनलाइन पड़ा हुआ है। उस पर भी तुमने झूठ लिख दिया तो कितने दिन टिकेगा वो झूठ, किसी तरह से उसकी पोल खुली जाएगी। और एक जो मेजर कांग्रेस ने जो नैरेटिव चलाया था आज़ादी के बाद से ही कि भारत में हमेशा ही एक गंगा जमुनी तहजीब थी, पर ये काफ़ी कम लोगों को पता है कि ये गंगा जमुनी तहजीब 1937 के इलेक्शन के वक्त आई थी भारत में। इतना ये बड़ा अजीब सा है यार, ये गंगा जमुनी तहजीब बाबर लेकर आया था क्या जमुना? तो ये पानी सऊदी अरब से पानी के टैंकर चलते थे और जमुना आई, जमुना जी, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, तो शब्द ही फ्रॉड है। इससे बड़ा फ्रॉड कुछ है नहीं गंगा जमुनी तहजीब। अरे भाई गंगा जी भी हमारी, जमुना जी भी हमारी, कोई आबे जमजम थू ना है ये कि कहीं से आया है, ये तो भारत का है। तो ये तो गंगा जमुनी तहजीब शब्द से ही मुझे आपत्ति है। और अगर ये कोई शब्द है भी इस पर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है मुगलों से लेकर अभी तक कभी हिंदू मुस्लिम संबंध ऐसे नहीं रहे कि जिसका कोई गुणगान किया जाए। ये बहुत बड़ा मतलब मेरा मत है, कोई इससे सहमत हो या ना हो, हमें बचपन से पढ़ा दिया गया कि अंग्रेज़ों ने फुट डालो राज करो किया। मतलब जो रिफ्ट है हिंदू और मुसलमान के बीच में वो अंग्रेज़ों का पैदा किया हुआ है, ये झूठ है मेरी नज़र में। हिंदू और मुसलमान अलग थे पहले दिन से। हमारी कोई सांस्कृतिक जो सोच है, जो धार्मिक सोच है, धर्म को लेकर जो हमारी अवधारणा है और उनकी मज़हब को लेकर जो अवधारणा है वो एक नहीं है। मुगलों ने जो किया और जितने इस्लामिक शासन करता हुआ उसमें से ज़्यादातर मतलब 99% लोग अत्याचारी रहे, हिंदू धर्म पे अत्याचार किए, उन्होंने मंदिर तोड़े, कन्वर्जन करवाया तलवार की नोक पर, और कुछ लोगों ने लाभ के चक्कर में भी किया। हम देखते हैं मुगलों के साथ कई लोग मिले हुए थे, तो वो कुछ लोग हो सकते, लेकिन वो युद्ध कभी बंद नहीं हुए। अकबर को भी राजपूताना से चुनौती मिलती रही, युद्ध में उसका समय व्यतीत होता रहा। औरंगजेब तो आते आते तो और संबंध बिगड़ गए। टीपू सुल्तान के बारे में जो सब मालूम ही है, क्या अत्याचार किए क्या अत्याचार नहीं किया।
तो ये बित है कि अंग्रेज़ों ने इसमें, हाँ, अंग्रेज़ों ने दरार को चौड़ा कर दिया होगा, लेकिन हम कोई इस देश में एकता की और जो तथाकथित गंगा जमनी तहज़ीब शब्द जो है उसकी कहीं-कहीं मिसाल कोई बहुत पुख्ता तौर पर मिलती हो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ और वो आज भी नज़र आती है। तो ये सब इसको कहते हैं ना, आँख में धूल झोंकना है। ये वामपंथ इतिहासकारों ने करा। एक इतिहासकार हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि अगर हम असली इतिहास अगर पढ़ा देंगे तो नफरत और बढ़ जाएगी। इस लॉजिक के आधार पर इन्होंने, वामपंथियों ने इतिहासकार लिखा कि इसी आधार पे तो उन्होंने एस एल भैरप्पा को हटाया गया था जब उन्होंने काशी विश्वनाथ की बात कही थी। बिल्कुल उसी लिए मजूमदार साहब को साइडलाइन किया। बोला बहुत से इतिहासकारों का आपने उनको उनकी रिसर्च को सामने नहीं आने दिया गया। और ये जो इंदिरा गांधी के शासनकाल तक तो आते आते बिल्कुल ये हो गया, भाई समोसे तो मुगल लेकर आए थे और रसमलाई ये बनाता था और आर्किटेक्चर मुगल, पकौड़े ये बनाते थे और मुगल ये बनाते, मतलब वो तो फिर तो ज़्यादा क्या क्या चल पड़ा इस देश में, क्या क्या मिथ बना दिए गए। सुबह से लेकर शाम तक अकबर जो है राखी बनवाता रहता था भाई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम पे लाद दी गई, लेकिन कोई ऐसी एकता का दौर रहा हो जिसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत कभी ये कोई गंगा जमनी तहजीब जैसा कोई कॉन्सेप्ट भारत की सियासत में, मतलब भारत के समाज में मिलता हो। मुझे तो कोई ऐसा उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं बेसिकली मिलता। वो एक परपेचुअल वॉर सिचुएशन थी, कभी एक्टिव मोड में थी, कभी पैसिव में थी, कभी पैसिव मोड में थी, लेकिन संघर्ष का दौर हमेशा जारी रहा। और अगर संघर्ष का अगर इतनी जड़ें इतनी मजबूत होती, गंगा जमनी तहजीब जो आपने कहा, जिससे मैं इत्तेफाक देखता जिस शब्द से, तो फिर पाकिस्तान बनता ही क्यों? और ना केवल पाकिस्तान बना, वो पाकिस्तान एक दुश्मन देश के तौर पर बना। मतलब आप अलग हो गए तो अलग, दुनिया में कई देश अलग हुए, उसके बाद उनके संबंध अच्छे बने रहे। उनकी आम जनता के बीच में नफरत के भाव नहीं थे। देखिए ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी का उदाहरण है कि वो दो विचारधाराओं ने उस देश के दो टुकड़े कर दिए, पूंजीवादी विचारधारा, एक सोशलिस्ट विचारधारा। वो सोवियत संघ और मित्र राष्ट्रों की जो लड़ाई थी, जो दो कोल्ड वॉर का दो था, उसमें उस देश के टुकड़े हो गए। लेकिन जो जर्मन भाव था, जो जर्मन संस्कृति थी, जो जर्मन भाषा जो थी, उनकी जो संस्कृति, जर्मन जो उनके अंदर का डीएनए था, वो कभी अलग नहीं हो पाया एक दूसरे से। इसलिए जब वो वॉल ऑफ बर्लिन टूटती है, जो जिसको विश्व इतिहास से महान घटनाओं में से एक माना जाता है, टर्निंग पॉइंट वर्ल्ड हिस्ट्री का एक माना जाता है, तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से आपस में मिले। क्या हम ये कल्पना भारत पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं? मतलब हमारे बीच में बॉर्डर अगर हट जाए ना, तो एक दूसरे को जान से मारने के लिए हम एक दूसरे के यहाँ घुस जाए। मतलब किसी को बड़ी हार्श लग सकती है मेरी बात, लेकिन फैक्ट यही है। ये जो कुलदीप नैयर टाइप लोग थे ना, जो मोमबत्तियां दिखाते थे बाघा बॉर्डर पे जाके, बेहूदगी है, कुछ नहीं होना, ये सब फालतू बात है। हम कभी एक नहीं थे, हम दुश्मन हैं भारत और पाकिस्तान। तो वो जो हम देखते हैं दूसरे दो देश अलग होने के बाद मिल जाते हैं या उनमें वो भाव रहता है, हमारे क्या किसी जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे या जो उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, क्या उन्होंने राम या कृष्ण को अपना ये माना कि हम इन्हीं के वंशज हैं? क्या उसने सनातनी संस्कृति को अपनी संस्कृति के तौर पर स्वीकार किया? उंगलियों पर गिनने वाले दो चार लोग होंगे। तो जब आप भारत की पुरातन संस्कृति जो सबका एक, हम सबका डीएनए है, हम सबको एक उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमको एक सूत्र पे पिरोकर रखती है, अगर आप अपने आप को उससे अलग मानते हैं, तो फिर किस गंगा जमनी तहजीब की आप बात कर रहे हो? यानी सिर्फ शब्दों की जुगाली है, जुमलेबाजी है ये, और इससे तो कुछ नहीं है। और अब एक अंतिम प्रश्न आपसे, हमने ये तो बात कर ली कि अगर महात्मा गांधी की मृत्यु नेचुरल डेथ से होती तो वो शायद उस लेवल के महात्मा आज नहीं गिने जाते, पर अगर ऐसे बात करें कि गोडसे ने अगर उस दिन वो कदम ना उठाया होता तो भारत का भविष्य क्या होता? क्या आपको लगता है कि हैदराबाद भारत में आ पाता, या जो भी आगे हुआ, जो हार्श डिसीजन कुछ लिए गए, तो क्या वो सरकार ले पाती? देखिए इसमें थोड़ा सा मैं, मतलब आप शायद जो मुझसे सुनना चाह रहे हो वैसा जवाब मैं आपको ना दे पाऊँ। देखिए क्या है कि कश्मीर पर कबायलियों ने आक्रमण किया। कबायली क्या थे? पाकिस्तानी सेना के सैनिक थे जो कबायलियों के भेष में, उन्होंने आक्रमण कर दिया कबायलियों के साथ मिलकर। तो क्या भारत ने युद्ध छेड़ा ना? गांधी जी जीवित थे ना? ये तो 27 अक्टूबर को आई थिंक 27 अक्टूबर 1947 को हमला करता है पाकिस्तान कश्मीर पर। गांधी जी जीवित थे, भारत की सेना का मुंह तोड़ जवाब दिया, गांधी जी की जीते जी दिया। तो हैदराबाद को लेकर ऑपरेशन पोलो के समय अगर गांधी जीवित होते तो क्या सोचते, इसका आज 2024 में बैठकर हम
अनुमान नहीं लगा अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि गांधी के रहते युद्ध में भारत कूद चुका था। और आपको कहीं भी गांधी का आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो कोई एंटी वॉर स्टेटमेंट नहीं मिलते। वो कहते हैं नहीं, शांति होना चाहिए दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के बीच में भाईचारा होना चाहिए। फिलॉसफी थी ना कि मिलिट्री हाँ। नहीं होनी चाहिए। गांधी की फिलॉसफी अपने हिसाब से मोल्ड होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अंतरात्मा की आवाज पर वो अनशन करते थे, ईश्वरीय प्रेरणा से वो अनशन करते थे। और अनशन तो कई छोटी छोटी बातों पे किया, और कई तो ऐसे, एक अनशन तो ऐसा है कि जो मालूम ही नहीं क्यों किया, जैसे पुणे में जो किया था, पुणे पैक्ट के टाइम। नहीं, वो तो उसका तो लॉजिक था, वो तो अम्बेडकर को झुकाने के लिए करा उन्होंने अनशन किया था। लेकिन पुणे में जो करते हैं आगा खान महल के अंदर 40 के दशक में, वो अनशन की वजह क्या थी? मतलब करा उन्होंने अनशन, उनकी ईश्वरीय प्रेरणा होती थी। जैसे बोधिसत्व की प्राप्ति भगवान गौतम बुद्ध को हुई थी, वृक्ष के नीचे बैठ के बोधिसत्व, ऐसे गांधी को ईश्वरीय प्रेरणा मिलती थी, अंतर्मन की आवाज आती थी और अनशन करते थे। मेरा सवाल है कि भारत के बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उनको ईश्वरीय प्रेरणा या उनके अंतर्मन की आवाज ने उनको अनशन करने के लिए प्रेरित क्यों नहीं किया? तो उनकी फिलॉसफी, उनका दर्शन शास्त्र समय समय के हिसाब से बदलता रहता था, वो स्थायी नहीं था, डायनामिक था। हाँ, वो उसके आयाम अलग अलग थे, वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लेते थे। ये तो अनशन का एग्जाम्पल देके समझा दिया ना। तो किस जो हिंसा अहिंसा की कई चीज़ों में आता था, जैसे आपको उनका एक स्टेटमेंट है, किसी व्यक्ति ने कोई गांधी से कई लोग पत्र लिख के कुछ भी पूछ लेते थे। मतलब दुनिया में कोई भी विषय हो, लोग पत्र लिख के उनसे पूछ लिया करते। तो एक दिन पत्र लिख के पूछा कि हमारे गांव में बंदरों का बड़ा आतंक है, और बंदर जो है वो हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं, तो क्या हम इनको जहर खिला के या मार सकते हैं? तो गांधी ने कहा हाँ, बंदर को हम मार सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि गांधी की हिंसा अहिंसा को लेके परिभाषाओं बहुत समय के साथ बदलाव होता। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये जो कश्मीर वाला जो युद्ध है, भारत का जो पहला युद्ध, उसमें आपको कोई भारतीय सेना के खिलाफ गांधी का स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा। शांति की बात तो करते ही हैं, जब इवन दो देश युद्ध भी लड़ते तो दोनों के नेता ही बोल रहे होते हैं। इजराइल का में भी शांति की बात है, वहाँ शांति से हल निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं निकल रहा। तो ये इस तरह का, मैं ऑपरेशन पोलो के समय वो क्या सोचते हैं या हैदराबाद को लेकर क्या करते, ये एक विषय हो सकता है। लेकिन हैदराबाद के विषय में बहुत कम लोग ये जानकारी देते हैं। अब लोग बोलते हैं ना कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस और सावरकर ने और हिंदू महासभा ने, हिंदूवादी संगठनों ने साथ नहीं दिया। तो ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि 1930 के दशक में हैदराबाद में आर्य समाज और हिंदू महासभा ने एक आंदोलन किया था हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ। क्योंकि जो ये जो आपका रजाकार तो इतने उत्पाती नहीं हुए थे तब तक, लेकिन हैदरी करके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनकी बेटी शायद फिल्मों में काम करती, पोती, पर अदिति राव हैदरी के परदादा थे हैदरी साहब। उनको लेके बड़ा संतोष था, और हैदराबाद के नवाब की जो पॉलिसी थी वो एंटी हिंदू पॉलिसी थी। तो हिंदू और साथ में सत्यार्थ प्रकाश पे बैन लगा दिया था, आर्य समाज के जो साहित्य था उस पर बैन लगा दिया था, उनकी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो एक आंदोलन शुरू हुआ। तो जो हैदराबाद रियासत की जो कांग्रेस थी, उसने भी उस आंदोलन में हिंदू महासभा और आर्य समाज के साथ दिया। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा इस बात से। उन्होंने हैदराबाद कांग्रेस को प्रेशर डाला कि आप इस आंदोलन से दूर हो, इससे दुनिया में मैसेज जा रहा है, 2 मैसेज जा रहे हैं कि एक तो कांग्रेस हिंदूवादी शक्तियों के साथ हाथ मिला रही है, दूसरा हैदराबाद के नवाबों की भारत के मुसलमानों में बड़ी मजबूत छवि है और उनका बड़ा सम्मान है। तो जब आप हैदराबाद की कांग्रेस जब हैदराबाद के नवाब का विरोध करती है, तो बाकी की जो भारत का हिस्सा है उसमें उसके वहाँ के मुसलमानों के बीच में गलत संदेश जाता है। ये संदेश जाता है कि कांग्रेस मुस्लिम विरोधी है। तो प्रेशर डाल के गांधी ने उस हैदराबाद के आंदोलन में कांग्रेस को हिस्सा नहीं लेने दिया गया, और आर्य समाज और हिंदू महासभा के लोगों पर जबरदस्त अत्याचार हुए। और इन अत्याचारों के शिकार होने वालों में एक नाम नाथूराम गोडसे का भी है, क्योंकि जो पहला जत्था हिंदू महासभा का हैदराबाद के अंदर दाखिल होता है महाराष्ट्र से नवाब का विरोध करने के लिए, उसका नेतृत्व नाथूराम गोडसे कर रहा था। वो नाथूराम गोडसे 1 साल तक हैदराबाद की जेल में रहता अमानवीय स्थितियों में। पीवी नरसिम्हा राव जो भारत के प्रधानमंत्री बने, इन्होंने भी उस सत्याग्रह के अंदर भाग लिया और उनको उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दिया गया था। तो बाद में नागपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। वंदे मातरम गाने पे प्रतिबंध था। तो गांधी ने हैदराबाद में जो आंदोलन था नवाब के खिलाफ, उसको कुचलने में पूरा साथ दिया। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पहले गिरफ्तार हो गए थे आंदोलन में, जो कांग्रेस साथ थी, तो उनको छुड़वाने के लिए हैदरी साहब को पत्र लिखते थे, जो हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर थे,
कि आप प्लीज़, मैं रोज़ इस अखबार खोलता हूँ ये सोचकर कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया होगा, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं रहे हैं, जबकि मैंने आपको वचन दिया कि वो आपके साथ रहेंगे। कांग्रेस जो है वो हिज हाइनेस नवाब साहब का विरोध नहीं करेगी, आप उनको छोड़ क्यों नहीं देते हैं? बाकी लोग उनको आर्य समाज और हिंदू महासभा के कैदियों की तरह ट्रीट ना किया जाए। मतलब अपने जो कैदी हैं कांग्रेस को छोड़ दो, बाकी को जो मर रहा है मरने दो। तो गांधी ने तो नहीं दिया हैदराबाद के नवाब को। अगर उस वक्त गांधी का सपोर्ट कांग्रेस को खुली छूट दे देते, जो वहाँ की लोकल कांग्रेस चाहती भी थी, अगर खुली छूट दे देते कि ठीक है भाई आंदोलन करो, तो नवाब तो झुकना पड़ जाता उसको। नवाब के जो चूल्हे और नवाब की जो पूरी ताकत है वहीं पे कमज़ोर पड़ जाती, लेकिन नहीं होने दी। तो भविष्य में गांधी ऑपरेशन पोलो को लेकर क्या करते, क्योंकि 1935-36 में हैदराबाद आंदोलन के समय अलग रुख था, आगे क्या रुख होता, ये इसका आकलन थोड़ा सा मतलब इंसाफ नहीं होगा कि अगर आप कोई किसी एक नतीजे पे पहुंच जाए तो मतलब उसके दोनों पहलू हो सकते हैं, मतलब उसका गांधी किसी भी तरफ हो सकते थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर बहुत जी। धन्यवाद। आपने काफ़ी विषयों पर प्रकाश डाला है और आशा है कि लोग मूल स्वरूप में इतिहास को पढ़ेंगे इसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।